CH21 ख्वाहिश का एक्सीडेंट, रुद्राक्ष की ख्वाहिश के लिए शॉपिंग। गैलेक्सी मॉल। रुद्राक्ष ख्वाहिश को लेकर मॉल आया हुआ था। ख्वाहिश उसके हाथ को पीछे की तरफ खींचते हुए बोली, ये आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? रुद्राक्ष उसकी बात को इग्नोर करके उसे खींचते हुए मॉल के अंदर लेकर चला जाता है। ख्वाहिश बोले जा रही थी पर रुद्राक्ष को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। रुद्राक्ष और ख्वाहिश के पीछे श्री और उसके कुछ गॉड्स थे। उस मॉल के मैनेजर को जब पता चलता है कि रुद्राक्ष आया हुआ है तो वह खुद जल्दी से उसे वेलकम करने जाता है। वो रुद्राक्ष को देखकर अपना सर झुकाकर बोला, वेलकम बॉस। रुद्राक्ष उसे कोई जवाब नहीं देता और आगे की तरफ जाते हुए बोला, सी मैडम के लिए अच्छे से कपड़े दिखाओ। उस मैनेजर की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ख्वाहिश को एक नज़र देखे भी, वह बस अपना सर झुकाए बोल, ओके बॉस। वो रुद्राक्ष को आगे जाने के लिए कहता है। रुद्राक्ष आगे जाने लगता है। उसने ख्वाहिश का हाथ पकड़ा हुआ था, दोनों के ही फेस पर मास्क लगा हुआ था। उसके पीछे वह मैनेजर चल रहा था, वह रुद्राक्ष को डायरेक्शंस दिखा रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश से बोला, हम तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने आए हैं तो बिना किसी ड्रामे के अपने लिए तुम्हें जैसे पसंद है वैसे सारे कपड़े खरीद लो, समझी? और मैं कोई ड्रामा बिल्कुल टॉलरेट नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारा टेंट्रम्स बैठे बैठे बर्दाश्त करूं। ख्वाहिश उसकी कड़क आवाज़ सुनकर चुप हो जाती है। फिर वह धीरे से बोली, पर हमारे पास बहुत कपड़े हैं जो हमारे अपार्टमेंट में पड़े हैं, आप बस हमें वहां ले चले, हम हमारा सामान ले लेंगे। रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर उसे खुद के बिल्कुल करीब करते हुए बोला, अब तुम रुद्राक्ष सिंह शेखावत की हो स्वीट हार्ट्स, तुम वही पहनोगी जो मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तुम्हें जो पसंद है तुम ले लो और सारी पुरानी चीज़ पुराने कपड़े भूल जाओ। कुछ ही मिनट में वह मैनेजर अपने मॉल के बेस्ट डिजाइनर कपड़े रुद्राक्ष और ख्वाहिश के सामने रख देता है। वह सारे शॉर्ट कपड़े थे जो काफ़ी रिवीलिंग थे। रुद्राक्ष उस मैनेजर को घूरते हुए बोला, ये सारे मॉडल्स और एक्ट्रेसेस के कपड़े हैं, नॉर्मल कपड़े लेकर आओ जिसे नॉर्मली पहन सके। वो मैनेजर रुद्राक्ष की सख्त आवाज़ सुनकर डर गया था। वह जल्दी से अपना सर झुकाकर बोला, ओके बॉस। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर बोली, आप इसे क्यों कह रहे हैं बार बार, चले हम भी सारे कपड़े देख कर आते हैं। इतना कहकर वह बिना रुद्राक्ष की बात सुने रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर वुमेन सेक्शंस की तरफ चली जाती है, जहां पर इंडियन, वेस्टर्न, नॉर्मल, नाइट सूट वगैरह सारे कपड़े थे। उन सभी में से वो अपने पसंद के सारे कपड़े ले रही थी। उसे जो कपड़े पसंद आ रहे थे उन सारे कपड़ों को लेकर वह रुद्राक्ष से कंधे पर हाथ पर रख रही थी। वो रुद्राक्ष से बोली, आप इन कपड़ों को संभाले, तब तक हम दूसरे कपड़े देख कर आते हैं। रुद्राक्ष उसके सामने बस अपना सिर देता है। वह मैनेजर श्री उसके सारे गार्ड्स रुद्राक्ष को ऐसे देखकर हैरान थे। वह लोग फटी आंखों से ख्वाहिश और रुद्राक्ष को देख रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी रुद्राक्ष को ऐसे देखा नहीं था। पर कोई और भी था जो अपनी जलती हुई आंखों से यह नज़ारा देख रहा था। वह कोई और नहीं, नताशा थी। रुद्राक्ष ने अपने और ख्वाहिश के चेहरे के ऊपर मास्क लगाए हुआ था, जिससे वह दोनों का चेहरा दिख नहीं रहा था। पर नताशा रुद्राक्ष को पहचान गई थी और वह रुद्राक्ष के साथ खड़ी लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर रही थी, पर उसे दिख नहीं रहा था। नताशा गुस्से से बोली, कौन है ये लड़की? चारों को रुद्राक्ष को एक हैंगर की तरह यूज कर रही है, उसके ऊपर कपड़े डाल रही है और फिर भी रुद्राक्ष कुछ नहीं कह रहा है। वह इतना रिलैक्स कैसे है? क्या यह वही लड़की है? अभी देख लेती हूँ। वह अपने कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा देती है, तभी वो रुक कर बोली, नहीं, अगर रुद्राक्ष को पता चल गया तो जरूर कुछ ना कुछ करके उस लड़की को छुपा देगा, मुझे छुप कर ही देखना होगा। वह वहां एक पिलर के पीछे छुप जाती है। वह ख्वाहिश को देखने की कोशिश कर रही थी जो उसे नहीं दिख रही थी, पर उसे ख्वाहिश की हरकतों से उसके ऊपर और गुस्सा आ रहा था। उसे ख्वाहिश बस थोड़ी थोड़ी ही दिख रही थी, जिससे वह यह अंदाजा लगा सकती थी कि ख्वाहिश बेहद खूबसूरत है। ख्वाहिश रुद्राक्ष से बोली, क्या हम यह मास्क निकाल दे, हमसे सांस नहीं ले जा रही है? रुद्राक्ष उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए इमोशनलेस वॉइस में बोला, अभी नहीं स्वीट हार्ट, अभी नहीं निकाल सकती, जब हम कार में बैठ जाए तो निकाल देना। ख्वाहिश उसकी बात सुनकर मुंह बना लेती है। रुद्राक्ष अपने आप को देखता है, उसकी हालत किसी बिखरे हुए क्लोज सेट से भी ज्यादा खराब लग रही थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश को देखकर बिना किसी भाव के बोला, पहले इन्हें ट्राई कर लो, फिर नए देखना, चलो अब। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर चेंजिंग रूम की तरफ चला जाता है। वह सारे कपड़े सोफे पर रखकर ख्वाहिश से बोला, ट्राई नाउ। ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष को देखकर बोला, क्या ट्राई करो? अब बाहर तो जाए, ऐसे ही ट्राई करूँ आपके सामने? रुद्राक्ष बोरियत से अपनी आंखें रोल करके बोला, कम ऑन स्वीट हॉट, अब कुछ नहीं है तुम्हारे पास छुपाने को, मैंने सारी चीजें ऑलरेडी देख ली है, वह भी बहुत गहराई से फील भी करी है, सो अभी सो कॉल शर्माने का ड्रामा छोड़ो और चेंज करो। इतना कहकर वह एक झटके से ख्वाहिश के टी शर्ट को निकाल लेता है। ये सब इतना फास्ट हुआ था कि ख्वाहिश को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके खड़े रह जाते हैं। रुद्राक्ष उसे कपड़े ट्राई कराने लगता है। ख्वाहिश ने ना ही काफ़ी छोटे कपड़े लिए थे और ना ही ज़्यादा छोटे, उसने ज़्यादातर प्लाजो ड्रेस ही लिए थे जो फुली कवर थे और उसके ऊपर बहुत खूबसूरत भी लग रहे थे। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश को एक वाइट प्लाजो ड्रेस पहनाया था जो काफ़ी सिंपल पर एलिगेंट था। रुद्राक्ष उसे मिरर की तरफ मोड़कर दिखाते हुए बोला, यह अच्छा है ना, ऐसे ही ले लेते हैं, 50 जोड़ी ठीक रहेगा। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश अपनी आंखें फाड़े उसे देखकर बोली, 50 जोड़ी ठीक रहेगा मतलब? रुद्राक्ष केयरलेसली बोला, अगर तुम्हें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा ले सकते हैं।
ख्वाहिश बोली, नहीं 50 जोड़ी बहुत ज़्यादा है और 50 जोड़ी भी लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 जोड़ी ले लेते हैं, 10 जोड़ी में तो पूरा साल निकल जाएगा। रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके बोला, अब तुम अपने बाप के घर नहीं रुद्राक्ष सिंह शेखावत के पास हो और तुम्हें ऐसे मिडिल क्लास बातें करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश को थोड़ा बुरा लगता है। वह धीरे से बोली, हम ऐसे ही हैं, हम हैं मिडिल क्लास, हमारी सोच भी मिडिल क्लास है। अगर आपको इस बात से प्रॉब्लम है तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हम ऐसे ही रहेंगे, हमें फालतू में पैसे वेस्ट करना नहीं पसंद। उसकी आंखें हल्की नम हो चुकी थी। रुद्राक्ष कुछ पल उसके चेहरे को देखता है पर कुछ कहता नहीं है। वह उस ड्रेस को निकालकर अपनी ली हुई एक रेड सैटिन की ड्रेस पहना देता है जो स्लीवलेस थी और थाई से एक स्लिट कट था जो बहुत खूबसूरत थी। वह ख्वाहिश को मिरर की तरफ मोड़कर उसके पेट को अपने हाथों से सहलाकर उसके कंधे पर अपनी चीन रखकर बोला, ये तुम्हें कल पहननी है जब हम डेट नाइट पर जाएंगे। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश अपनी नजरें उठाकर खुद को एक नज़र देखकर रुद्राक्ष की आंखों में देखकर बोली, डेट। रुद्राक्ष उसके बालों पर किस करके बोला, यस डेट। ऐसे ही कुछ कपड़े और ट्राई करता है। रुद्राक्ष ने लगभग ख्वाहिश के लिए 100 जोड़ी ड्रेस ले लिए थे, कुछ ऑफिस में, कुछ घर पर पहनने वाले कपड़े, कुछ इंडियन ड्रेस और कुछ पार्टी वेयर, जिसके लिए ख्वाहिश ने उसे बहुत झगड़ा भी किया कि इतने कपड़े लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतने तो वह पहनेगी भी नहीं। पर रुद्राक्ष ने उसे कुछ रिस्पांस नहीं दिया और ना ही उससे झगड़ा किया। ख्वाहिश बस अकेली बोल रही थी। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश और खुद के चेहरे पर फिर से मास्क लगा लिया था। वह बिल पेमेंट करने जाता है तो वहां पर जो रिसेप्शनिस्ट थी वह रुद्राक्ष को देखकर थोड़ा शर्मा जाती है। ये देखकर ख्वाहिश की आंखें छोटी हो जाती है और वो रुद्राक्ष की तरफ देखती है तो रुद्राक्ष अपनी वॉलेट से कार्ड निकाल रहा था। उसका ध्यान उस लड़की के ऊपर नहीं था। वो लड़की शर्मा कर बोली, सर क्या आप पेमेंट करेंगे या? रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, हाँ माना यह माल मेरा है, मैं यहाँ का ऑनर हूँ, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पेमेंट नहीं करूँगा। रुद्राक्ष की सख्त आवाज़ सुनकर वो लड़की डर जाती है और ख्वाहिश हैरानी से रुद्राक्ष को देख रही थी। वो अपने मन में बोली, क्या ये इंसान इतना अमीर है? हाँ होगा ही, करोड़ों के कपड़े जो पहनता है। रुद्राक्ष उस लड़की से सर्द आवाज़ में बोला, आगे से अपना शर्माना या वगैरह सारी चीज़ घर पर छोड़ कर आना या फिर जॉब से रिज़ाइन कर देना, ये फालतू के ड्रामास मेरे सामने नहीं होने चाहिए। वो लड़की अपना सर झुका कर बोली, आई एम सॉरी सर। रुद्राक्ष बिल पेमेंट करके वहाँ से ख्वाहिश का हाथ पकड़कर चला जाता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष से बोली, इसमें बेचारी को इतना डांटने की क्या जरूरत थी, वह तो बस आपको देख ही रही थी ना। रुद्राक्ष उसे देखकर बिना किसी भाव के बोला, तुम्हें कुछ नहीं पता है स्वीट हार्ट, उसके ऐसे देखने का मतलब क्या था? तुम अपना छोटा सा दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, तुम्हारे घुटनों में दर्द होने लगेगा। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश कुछ रिएक्ट नहीं करती पहले, फिर एकदम से रुद्राक्ष को देखकर बोली, आपके कहने का क्या मतलब है? घुटनों में दर्द होगा? आपको क्या लगता है हमारा दिमाग हमारे घुटनों में है? उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। उसे हंसता देखकर ख्वाहिश और चीर जाती है। रुद्राक्ष देखता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा था तो वह ख्वाहिश से बोला, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया। वो लोग पार्किंग में खड़े थे। ख्वाहिश अपना सर हमें हिला देती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश से थोड़ा दूर चला गया था। ख्वाहिश अकेली हुई खड़ी थी। नताशा भी पार्किंग एरिया में ही थी। वह अपनी कार में बैठी थे। वह देख रही थी कि रुद्राक्ष ख्वाहिश से दूर है, हालांकि कि उन दोनों ने अभी भी मास्क पहने हुए थे। नताशा नफरत भरी नज़रों से ख्वाहिश को देखकर बोली, तुम ही वो हो जिसकी वजह से मेरा रुद्राक्ष मुझसे दूर चला गया है। माना वो कभी मुझसे प्यार नहीं करता था, पर कहीं ना कहीं वो मुझे पसंद जरूर करने लगा था, पर तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। आज मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी। इतना कहकर वह अपने कार को फुल स्पीड से चलाकर ख्वाहिश की तरह बढ़ा देती है जहां पर ख्वाहिश खड़ी थी। कुछ ही पलों में ख्वाहिश की एक जोरदार चीख वहां पर गूंज जाती है। रुद्राक्ष की नज़र जब ख्वाहिश पर जाती है तो वह जल्दी से उसकी तरफ दौड़ लगा देता है। दूसरी तरफ आदित्य कबीर के केबिन में बैठा हुआ था। वह कबीर के पास रुद्राक्ष और ख्वाहिश की सारी बातें जानने आया था। आदित्य के चेहरे पर एक मुस्कान थी। वह खुशी से बोला, वाह मैं बहुत खुश हूं, मैं चाचा बनने वाला हूं। कबीर उसे अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, सुन बे, तू चाचा बनने वाला है, पर यह कोई प्लानिंग वाला चाचा नहीं है, ये जबरदस्ती वाला चाचा है। आदित्य उसे कंफ्यूजन से देखते हुए बोला, मतलब कहना क्या चाहता है तू? कबीर उसे ख्वाहिश के रिपोर्टर्स की कॉपी जो उसने अपने पास भी रखी हुई थी वह आदित्य को दिखाते हुए बोला, ख्वाहिश की डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशन से जिस वजह से उसे ये बच्चा रखना ही पड़ेगा, इसलिए तेरे भाई ने रखा है, वरना वो अबॉर्शन करवाने वाला था। आदित्य हैरानी से बोला, क्या भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं? वह कैसे भाभी का अबॉर्शन करवा सकते हैं? कबीर उसके माथे पर एक चपत लगाकर बोला, भाभी का नहीं कमीने, उसके पहले बच्चे का। आदित्य कुछ सोचकर उस फाइल को कबीर के हाथ से छीन कर बोला, मैं ये तुझे डैड को बताने के बाद वापस कर दूंगा। कबीर जल्दी से उसके पीछे जाते हुए बोला, रुक जा साले, अगर तेरे भाई को पता चला कि मैंने तुझे सारी बातें बता दी और तूने अंकल के पास चुगली कर दी तो वो कहीं मेरा लाइसेंस ही ना कैंसिल करवा दे। पर तब तक आदित्य वहां से गायब हो चुका था। कबीर अपने सर पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान, यह आफत की पुड़िया क्यों मेरे पास आती है? हमेशा मुझे फंसा कर चला जाता है। पिछली बार भी इसकी वजह से मैं फंस गया था। CH22 19 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा, तुम्हें। ख्वाहिश की जिद, रंजीत मल्होत्रा।
कार जो ख्वाहिश की तरफ ही आ रही थी उसे देखकर ख्वाहिश की एक चीख निकल जाती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की चीख सुनकर उसकी तरफ देखता है तो पाता है कि वो कार बस ख्वाहिश को टक्कर मारने ही वाली है। रुद्राक्ष फुर्ती से ख्वाहिश के पास जाकर उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में भरकर उठाकर एक गोल राउंड घूमते हुए उसे उस कार से दूर कर देता है। ख्वाहिश बहुत डर गई थी और शायद रुद्राक्ष उससे भी ज्यादा डर गया था, पर इस बात से वह भी अनजान था। वह ख्वाहिश को किसी बच्चे की तरह अपने सीने से लगाए खड़ा था। उसकी धड़कनें इतनी तेज थी कि वह खुद अपने कानों तक सुन पा रहा था। वह कुछ देर यूं ही ख्वाहिश को सीने से लगाए रहने के बाद अपना सर घुमाकर उस तरफ देखता है जहां पर वह कार गई थी, पर वह कार अब तक वहां से निकल चुकी थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश की तरफ देखता है जो अपनी आंखें बंद किए उसके सीने में लगी हुई थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख लेता है जो उसने अपने पेट पर रखा हुआ था। ख्वाहिश रुंधी हुई आवाज में बोली, हमारा बच्चा। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करके शांत आवाज में बोला, आसपास देख तो सकती हो ना, ये पार्किंग एरिया है, कहीं से भी कार या कोई भी व्हीकल आ सकता है, पर तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहाँ रहता है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश बुरी तरह से रोने लगती है। रुद्राक्ष उसे फिर से अपने सीने से लगाकर उसके सर को सहलाकर बोला, रोने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा बच्चा ठीक है, तुम ठीक हो, एवरीथिंग इज फाइन, स्टॉप क्राइंग। ख्वाहिश रोते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, एक तो हमारा एक्सीडेंट होने वाला था, फिर भी आप हमें ही डांट रहे हैं, आप बहुत बुरे हैं। रुद्राक्ष लेकर गहरी सांस लेकर बोला, यूएफएफ द स्मूथ स्विंग्स। वो बिना कुछ बोले ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे कार में बैठा देता है। ख्वाहिश का रोना थोड़ा कम हो गया था, पर अभी भी वो धीरे धीरे सिसक रही थी, जिससे रुद्राक्ष को काफी चीड़ हो रही थी, पर वह उसे कुछ कहना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि अगर वह कुछ कहेगा तो ख्वाहिश फिर से जोर जोर से रोना शुरू कर देगी। रुद्राक्ष चुपचाप कार ड्राइव कर रहा था, उसके पीछे उसके गार्ड्स और श्री थे। रुद्राक्ष ड्राइवर लेकर नहीं आया था। ख्वाहिश भी चुप थी, वह बाहर की तरफ देख रही थी। ख्वाहिश की नज़र पानीपुरी ठेले पर जाते हैं तो वह जोर से बोली, रोकिए गाड़ी रोकिए। रुद्राक्ष उसकी चीख सुनकर जल्दी से कार रोककर बोला, सी क्या हुआ स्वीट हार्ट, तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? ख्वाहिश उसे पानीपुरी वाले को दिखाकर बोली, हमें पूरी खानी है प्लीज। इतना कहकर वह कार से उतरने लगती हैं, पर वह डोर खोल पाती उससे पहले ही रुद्राक्ष ने पूरे कार को लॉक कर दिया था। ख्वाहिश बेचारा सा मुंह बनाकर रुद्राक्ष से बोली, प्लीज हमें पानीपुरी खाने दीजिए ना, हमें बहुत क्रेविंग्स हो रही है उसकी। रुद्राक्ष उसे देखकर सिर्फ एक शब्द में जवाब देता है, नहीं। ख्वाहिश जिद करते हुए बोली, पर हमें नहीं खाना है, आपके बच्चे को पानीपुरी खानी है, इसे क्रेविंग हो रही है, प्लीज खाने दीजिए ना। रुद्राक्ष से इग्नोर करके गाड़ी आगे बढ़ा देता है तो धीरे धीरे करके ख्वाहिश का रोना फिर से शुरू हो जाता है और वह अपना गला फाड़ के रोने लगती है। रुद्राक्ष को उससे बहुत चीड़ हो रही थी, पर वह उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाह रहा था, इसलिए खुद को शांत करके बैठा हुआ था। खन्ना हाउस। नताशा गुस्से से अपने रूम में तोड़फोड़ कर रही थी। वह चेयर से ड्रेसिंग मिरर पर मारते हुए बोली, अगर रुद्राक्ष बीच में नहीं आता तो आज मैं तुम्हें जान से मार देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे रुद्राक्ष को फंसाने की? मैं तुम्हें मार दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। वो अपने बालों को मुट्ठियों में भरकर बोली, अच्छा हुआ मैं वक्त रहते वहां से निकल गई, अगर रुद्राक्ष को पता चलता तो पता नहीं वह क्या करता, पर चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं उस लड़की को छोड़ेगी नहीं। वो किसी को कॉल कर देती है। नताशा बोली, राज मुझे गैलेक्सी मॉल की आज की फुटेज चाहिए, रुद्राक्ष के साथ वो लड़की कौन थी यह मैं जानना चाहती हूँ। राज जो को गैलेक्सी मॉल में काम करता है और रुद्राक्ष के लिए ही काम करता है, पर नताशा और उसकी भी अच्छी दोस्ती रही थी। राज बिना किसी भाव के बोला, नताशा तुम्हें पता है गैलेक्सी मॉल रुद्राक्ष सर की है और मैं उनकी परमिशन के बिना फुटेज कहीं भी किसी को भी नहीं दे सकता। नताशा चिल्लाकर बोली, भूलो मत राज कि मैं कौन हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हें पता भी नहीं है, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें तुम्हारी जॉब से निकल सकती हूँ। राज एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है नताशा खन्ना कौन है, वह अपने काम के लिए हर लड़के के साथ सोती है, उसका काम है लड़कों का जी बहलाना, जो तुमने मेरे साथ भी कई बार किया है और मैं ही स्टूपिड था जी, तुमसे प्यार कर बैठा। पर नताशा मैडम मैं रुद्राक्ष सर के साथ धोखा नहीं कर सकता, और अगर तुम चाहो तो मैं रुद्राक्ष सर से बोल सकता हूँ कि नताशा खन्ना जानना चाहती है कि रुद्राक्ष सर के साथ आज वो लड़की कौन थी। नताशा चिल्लाकर बोली, राज तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे धमकी दे सको। राज बिना किसी भाव के बोला, तुम्हारी भी इतनी औकात नहीं है कि तुम ये जान सको कि रुद्राक्ष सर के साथ वो लड़की कौन थी, और खबरदार जो आज के बाद कभी मुझे कॉल किया तो तुम जैसी धोखेबाज लड़की से मिलना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतना कहकर राज कॉल काट कर नताशा के नंबर को ब्लॉक कर देता है। नताशा 2-3 बार कॉल करती है पर नंबर ब्लॉक होने से उसका फोन बिजी दिख रहा था। नताशा गुस्से से बोली, इस राज की इतनी हिम्मत, एक बॉडीगार्ड है यह और मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, किसे कहूँ किसे बात करूँ, उस लड़की के बारे में जानने के लिए कोई भी रुद्राक्ष के खिलाफ नहीं जाएगा, क्या करूँ, डैड से बात करती हूँ, यह सही रहेगा। इतना कहकर वह अपना फोन उठाकर अपने डैड से मिलने के लिए उनके ऑफिस चली जाती है। मल्होत्रा मैंशन। एक औरत जिसकी उम्र लगभग 45 साल होगी, वह एक बड़े से रूम की बड़ी सी बालकनी के सामने खड़ी थी और कुछ सोच रही थी, तभी कोई आकर उन्हें पीछे से गले लगा लेता है और उनके कंधे पर अपनी चीन रखकर बोला, क्या हुआ सपना, क्या सोच रही हो?
उस आदमी की बात सुनकर वह औरत पीछे मुड़कर उस इंसान की तरफ देखती है। उस औरत की आंखें हरे रंग की थी, दूध सा गोरा रंग, खूबसूरत ऐसी कि अभी भी सिर्फ 30 साल की ही हो ऐसा लग रहा था। उसने अपने लंबे बालों का जुड़ा बनाया हुआ था और एक सिंपल सी साड़ी पहनी हुई थी। वह उस आदमी के गले लगकर बोली, रंजीत मैं क्या करूं, मेरे अंदर से वह गिर जा ही नहीं रहा है। मैंने बहुत कोशिश की उस चीज़ को भुला दूं पर मुझसे नहीं हो रहा है। ये है रंजीत मल्होत्रा, उम्र 54 साल, दिखने में बहुत हैंडसम, वेल मेंटेन बॉडी। वह सपना जी के बालों को अपने हाथ से सहला कर बोले, इट्स ऑक सपना, इट्स ऑक टू मेड अ मिस्टेक, पर हमेशा उसी रिग्रेट में नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी तुमने तो उसे चीज़ के लिए उन लोगों से माफ़ी मांग ली है और राकेश ने तो तुम्हें माफ़ भी कर दिया है, फिर इतना अपसेट होने की कोई बात नहीं है। सपना जी उनसे दूर होकर उनकी आंखों में देखकर बोली, राकेश ने माफ कर दिया, पर रुद्र और आदित्य का क्या आपको पता है ना, रुद्र मुझसे कितना प्यार करता था। आदित्य मेरा छोटा बेटा, मैंने तो उसके साथ ज़्यादा वक्त भी नहीं बिताया। रुद्र मुझसे जितना प्यार करता था उतने ही नफरत भी करता है। वह मेरी शक्ल देखना तो दूर, मुझे पता है वह मेरे नाम के लोगों से भी नफरत करता होगा। मुझे उससे मिलना है, उसे देखना है, ना जाने कितना वक्त हो गया है मैंने उसे देखा भी नहीं है। रंजीत जी सपना जी के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोले, तुम्हारा बेटा बहुत बड़ा आदमी बन चुका है और उतना ही हैंडसम, पर वह कभी मीडिया में नहीं आता। मैंने कभी कभी उसे देखा हुआ है और घमंड तो उसके चेहरे पर इतना दिखता है कि पूछो ही मत, पर उसके चेहरे का तेज इतना है कि कोई इंसान अगर एक बार देख ले तो बस देखता रह जाए। उसकी चमक दूसरों के ऊपर भी चमक बिखेर देती है। वो बहुत सक्सेसफुल हो चुका है। सपना जी अपने नम आंखों से बोली, मुझे भी उससे मिलना है रंजीत, कुछ करो ना प्लीज। रंजीत जी उसे मना करते हुए बोले, नहीं सपना, तुम्हें पता है ना वो सिर्फ अच्छा दिखता है, बाकी उसके अंदर इमोशन के नाम पर सिर्फ गुस्सा है और नफरत। वो कभी अगर हम बिजनेस रिलेटेड प्लेस पर भी मिलते हैं तो वो मुझे ऐसे इग्नोर कर देता है जैसे मैं हूं ही नहीं। इनफैक्ट शायद मुझसे वो तुमसे भी ज़्यादा नफरत करता है और प्यार तो मैं भी उससे नहीं करता। मैं चाहता कि तुम फिर से उस इंसान से रिलेटेड किसी भी इंसान से मिलो, ना ही अपने बेटों से, ना ही उस राकेश से। उन लोगों को तुम हमेशा के लिए भूल जाओ। ये सारी बातें रंजीत जी सर्द आवाज में बोल रहे थे। उनकी बातें सुनकर सपना जी और जोर से रोने लगी थी। रंजीत जी बिना किसी भाव के उनकी पीठ को सहला रहे थे, तभी वह देखते हैं कि उनका फ़ोन बज रहा था। रंजीत जी सपना जी को वही बेड पर बैठकर अपना कॉल रिसीव करते हुए बाहर निकल जाते हैं। वह अपने कड़क आवाज़ में बोले, हाँ बोलो राणा। सामने से राणा की यानी कि रंजीत जी के असिस्टेंट और उनके बॉडीगार्ड की आवाज़ आती है जो कि राणा है। राणा बोला, बस स्टडी रूम में आए, मुझे बात करनी है। रंजीत जी आगे बिना कुछ बोले स्टडी रूम में चले जाते हैं। वह देखते हैं कि वहां पर राणा खड़ा हुआ था। रंजीत जी को देखकर राणा अपना सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करता है। रंजीत जी उसे बोलने का इशारा करते हैं। राणा बोला, बॉस हमने बहुत कोशिश की मैडम के बारे में जानने की, पर इतना ही पता चल पाया है कि उस कोटे से उनको किसी ने निकाल कर गोद ले लिया था। वह इंसान लखनऊ में रहता है, आगे की सारी चीज़ हमें उसके पास जाकर ही पता चलेगी। रंजीत जी कुछ सोचकर अपना सर हमें हिलाकर बिना किसी भाव के बोले, ऑकदेन तैयारी करो लखनऊ जाने की, हम आज रात ही लखनऊ जा रहे हैं। राणा ओके बॉस कहकर निकल जाता है। रंजीत जी अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस लेकर बोले, कहाँ हो मेरी बच्ची, मुझे पता है तुमने अपनी ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ें सही है, अपने बाप के होते हुए भी तुम एक अनाथ की ज़िंदगी जी रही हो। 19 साल हो गए, 19 साल से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, पर पता नहीं तुम कहाँ हो, पर मुझे पूरा यकीन है कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, बस कुछ वक्त और फिर तुम्हारा ये बाप तुम्हें अपने पास ले आएगा। तुम्हें वह सारी चीज़ मिलेगी जिसकी तुम लायक हो, तुम मेरी प्रिंसेस हो और तुम्हें वह सारी चीज़ मिलेगी। रौद्र मैंशन। ख्वाहिश अपना मुंह फुलाए अंदर आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे चलने में भी मौत आ रही है। रुद्राक्ष उसका हाथ पकड़कर उसे सीधा किचन की तरफ ले जाता है। वह ख्वाहिश को कमर से पकड़कर स्लैब पर बिठा देता है। वहां पर पहले से ही पानी पूरी बनाने का सामान रखा हुआ था। रुद्राक्ष अपना ब्लेजर निकालकर ख्वाहिश के हाथ में दे देता है और खुद एप्रेन पहनकर पानी पूरी बनाने लगता है। उसने कुकर पर आलू उबालने के लिए रख दिए थे और दूसरा मसाला तैयार कर रहा था। ख्वाहिश हैरानी से उसे देख रही थी। वह अपनी आंखें बड़ी करके बोली, आपको आता है पानी पूरी बनाना? रुद्राक्ष उसे देखकर बिना किसी भाव के बोला, हाँ आता है, मुझे सब कुछ आता है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश मुंह बिगाड़ देती है। वह अपने मन में बोली, घमंड तो देखो इस इंसान को। सारा मसाला रेडी हो जाने के बाद रुद्राक्ष एयर फ्रायर मशीन में पुरिया रखकर उसे पर थोड़ा थोड़ा तेल लगाकर कुछ वक्त के लिए पकाने को छोड़ देता है। ख्वाहिश बोली, यह क्या कर रहे हैं आप, पूरी ऐसे नहीं ताली जाती। रुद्राक्ष बस उसकी तरफ घूर कर देखता है तो ख्वाहिश बिल्कुल चुप हो जाती है। कुछ मिनट में पुरिया एकदम से फूली हुई सी तल चुकी थी। ख्वाहिश पुरिया को देखकर हैरानी से बोली, अरे वाह, ये कैसे हो गया, इसमें तो ज़्यादा तेल भी यूज़ नहीं हुआ। वो रुद्राक्ष के कंधे को थपथपा कर बोली, वेरी गुड। रुद्राक्ष उसे घूर कर देख रहा था। CH23 ख्वाहिश रुद्राक्ष का किचन रोमांस। मौत, रंजीत मल्होत्रा की खोई हुई बेटी। रुद्राक्ष के घुने पर ख्वाहिश चुप हो गई थी। रुद्राक्ष
फिर से कुकिंग का काम करने लगा था। ख्वाहिश एक टक रुद्राक्ष को देख रही थी। उसके वाइट शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे जिससे उसका मजबूत और चौड़ा सीना दिख रहा था। उसके बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे और वह फुल फोकस्ड के साथ अपना काम कर रहा था। वह इस वक्त बहुत टेम्पटिंग और अट्रैक्टिव लग रहा। ख्वाहिश खोई हुई सी उसे ही देख रही थी। रुद्राक्ष को ख्वाहिश की नज़रें अपने ऊपर महसूस हो रही थी। वह एक तिरछी मुस्कान के साथ ख्वाहिश से बोला, अगर तुम चाहो तो इस पानीपुरी को छोड़कर मुझे भी खा सकती हो, आई डोंट माइंड। स्वीट हार्ट। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश होश में आती है और एकदम से हड़बड़ा जाती है। वह इधर उधर देखते हुए बोले, नहीं, हम आपको नहीं देख रहे थे। रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो चढ़कर बोला, पर मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मुझे देख रही थी। उसकी बात का ख्वाहिश कोई जवाब नहीं देती और अपने नज़र झुका लेती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे की तरफ देखते हुए उसके पास जाता है और उसके पैरों के बीच में खड़ा हो जाता है। ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। रुद्राक्ष ख्वाहिश के गालों पर आई हुई उसकी लिटों को अपनी फूंक से उड़ाकर उसके कान के पीछे कर देता है और ख्वाहिश की गर्दन पर सूंघते हुए धीरे धीरे किस करने लगता है। ख्वाहिश का हाथ उसके सीने पर था। वह उसके शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की गर्दन, चीन और गाल से होते हुए जैसे ही ख्वाहिश है होठों को अपने होठों से छूने वाला था कि कुकर की सीटी बजती है तो ख्वाहिश चिहुक उठाती है और कुकर की तरफ देखने लगती है। रुद्राक्ष उस कुकर को ऐसे देख रहा था जैसे अभी ही जान से मार देगा उसे। ख्वाहिश रुद्राक्ष को कुकर को घूरता पाकर उसके चेहरे को अपनी तरफ करके बोली, उसे ऐसे क्यों घूर रहे हो, कहीं वो उड़ जाएगा तो हम दोनों उड़ जाएंगे, जल्दी से बनाइए, मुझे बहुत भूख लग रही है। रुद्राक्ष आगे का काम करने लगता है। ख्वाहिश कंफ्यूजन से बोली, अगर आपको मुझे ये खिलाना ही था तो फिर इतना ड्रामा किया वही खिला देते, आपका कितना काम बढ़ गया। रुद्राक्ष पूरी में मसाला डालते हुए बोला, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड नहीं खाने चाहिए, वह बहुत ज़्यादा अनहाइजेनिक होते हैं, उसे नॉर्मल लोगों की हेल्थ पर कितना इफेक्ट्स पड़ता है पता है, और एक प्रेग्नेंट लेडी को तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इसलिए अगर तुम्हें कुछ खाना है तो मुझे कहना, या मेरी से तुम कोई भी स्ट्रीट फूड कभी नहीं खाओगी। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर बोली, अरे पर मैं हमेशा स्ट्रीट फूड ही खाती हूँ, वो बहुत टेस्टी आता है और बहुत अच्छा भी होता है, उसे कभी मेरी तबीयत खराब नहीं हुई, घर का खाना इतना टेस्टी नहीं होता। रुद्राक्ष पूरी में पानी डालकर ख्वाहिश के मुंह में डाल देता है। ख्वाहिश वो पूरी खाकर खुशी से बोली, वाओ, इतनी टेस्टी पानी पूरी, यह तो पानी पूरी वाले भैया से भी ज़्यादा टेस्टी है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ही बता रहे थे कि पानी पूरी कितनी टेस्टी है। वह रुद्राक्ष के हाथ से प्लेट लेकर स्लैब पर आलती पलती मारकर बैठ जाती है और मजे के साथ पानी पूरी खाने लगती है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। उसे खुश देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान आ गई थी। वह अपना एप्रेन निकल चुका था और अपनी जेब में हाथ डाले एक मुस्कान के साथ एक टक ख्वाहिश को ही देख रहा था। दूसरी तरफ मल्होत्रा मैंशन, आरुषि अपने रूम में अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी। उसने अपना चेहरा तकिए में छुपा रखा था। वह कुछ सोच रही थी, तभी उसके कमरे का डोर नॉक होता है। वो बुझी हुई आवाज में बोली, कम इन। तो सपना जी अंदर आ जाती है। सपना जी को देखकर आरुषि बेड पर बैठ जाती है। सपना जी भी उसके पास बैठ जाती है। आरुषि एकदम से सपना जी को गले लगा लेती है। सपना जी आरुषि के माथे को सहलाकर बोले, क्या हुआ बच्चा, कोई परेशानी है? आरुषि ऐसे ही उसके सीने से लगी बोली, नहीं मम्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको गले लगाने का मन कर रहा था तो लगा लिया। सपना जी बोले, मुझे पता है क्या दिक्कत है, तुम्हें अनय नहीं पसंद है ना? सपना जी की बात सुनकर आरुषि एकदम से अपना सिर उठाकर सपना जी के चेहरे की तरफ देखती है। सपना जी आरुषि के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोले, मुझे पता है आरुषि, तुम्हें अनय नहीं पसंद है और तुम्हें कौन पसंद है ये भी मुझे पता है। आरुषि बुरा सा मुंह बनाकर बोली, ये तो सबको पता है और सबको पता है, इसीलिए तो यह अनय वाला सीन हो गया। उसकी बात सुनकर सपना जी को हंसी आ जाती है। सपना जी उसके चेहरे को देखते हुए बोली, तुम अर्थ से मिली थी ना? आरुषि नम आंखों से बोली, हाँ मिली थी, और उसे देखकर मुझे फिर से उससे प्यार हो गया। क्या करूँ माँ, मैं उसे नहीं भूल पा रही हूँ, और पापा है कि मान ही नहीं रहे, आप समझाओ ना उन्हें, मैं अनय के साथ कभी खुश नहीं रह पाऊंगी माँ। अनय नहीं, एक अच्छा लड़का है, पर वह थोड़ा गुस्सा ज़्यादा करता है, फिर हम दोनों का गुस्सा सेम हो जाता है। मेरे और अर्थ के केस में यह नहीं था, मैं जब गुस्सा करती थी तब अर्थ हमेशा चुप रहता था, वह कभी मेरे सामने गुस्सा नहीं करता था। मुझ पर अनय गुस्सा करता है और मुझे कुछ बोलते नहीं देता है। सपना जी उसकी बात सुनकर कुछ पुरानी यादों में खो जाती है। आरुषि उसे खोया हुआ देखकर बोली, क्या हुआ माँ? सपना जी एकदम से होश में आकर बोली, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा भी बहुत गुस्सा करते हैं। आरुषि अपना मुंह खुलकर बोली, हाँ पता है, उनसे ही तो मुझे ये गुस्सा मिला है। सपना जी एक मुस्कान के साथ बोली, मेरा एक दोस्त था जो बिल्कुल अर्थ की तरह था, जब मैं गुस्सा करती थी तो वह हमेशा सुनता था और कभी गुस्सा नहीं करता था, पर मुझे रंजीत ज़्यादा पसंद थे। उनका गुस्सा, उनकी बातें, उनका एटीट्यूड, ये सब मुझे उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, इसलिए मैं अपने दोस्त को छोड़कर हमेशा के लिए रंजीत की हो गई। पर तुम्हारे केस में थोड़ा सा अलग है, अनय गुस्सा करता है, ये चीज़ तुम्हें नहीं पसंद और तुम्हें अर्थ पसंद है। पसंद नहीं, मैं प्यार करती हूँ मैं उससे, आरुषि अपनी माँ की आंखों में देखकर बोली। सपना जी अपना मुंह फुलाकर बोली, पर तुम्हें तो पता है ना आरुषि, तुम्हारे पापा के सामने किसी की नहीं चलती, और तुम्हारी बात है जहां तक वह तुम्हारी फ्यूचर के लिए किसी की बात नहीं सुनेंगे। अर्थ से उन्हें क्या प्रॉब्लम है ये तुम्हें पता है ना?
आरुषि अपना सर हमें हिला देती है। सपना जी उसे अपने सीने से लगा कर बोले, तुम्हें मैं पता है तुम्हारे पापा आज लखनऊ जा रहे हैं तुम्हारी बहन को लाने। आरुषि एकदम से सपना जी से अलग होकर एक मुस्कान के साथ बोली, वाओ पापा दीदी को लेने जा रहे हैं। सपना जी एक मुस्कान के साथ अपना सिर हमें दिला देते हैं। आरुषि वापस से उन्हें गले लगा कर बोली, मम्मा दीदी मुझसे कितनी बड़ी होगी, क्या वो 24-25 साल की होगी। सपना जी अपना सर ना में हिलाकर बोली, नहीं वह इतनी बड़ी नहीं होगी, वह मुश्किल से 19-20 साल की होगी, क्योंकि तुम्हारे पापा की पहली बीवी यानी कि अरुणा जी जिससे तुम्हारे पापा प्यार नहीं करते थे, उन लोगों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था। शायद 1 साल में ही उनकी शादी खत्म हो गई थी। अरुणा जी यहाँ से कहीं चली गई थी, तब वह प्रेग्नेंट थी। फिर तुम्हारे पापा मुझे फिर से कनेक्ट हो गए, हम दोनों एक दूसरे से पहले से प्यार करते थे, फिर मैं भी उनसे शादी कर ली। आरुषि बोली, वाह मम्मी आप लोगों की लव स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सपना जी अपने मन में बोली, इंटरेस्टिंग लव स्टोरी को तुम जितना कम जानो उतना ही अच्छा है। आरुषि बोली, माँ इसका मतलब दी मुझसे सिर्फ 1 साल बड़ी है। सपना जी अपना सर हमें हिला देते हैं और वो लोग बातें करने लगते हैं। रात का वक्त मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। रंजीत जी अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर खड़े थे जहां पर हेलीपैड पर चोपर्स खड़े हुए थे। रंजीत जी अपने लंबे कदमों के साथ उन चोपर में बैठ जाते हैं और उनके साथ कुछ उनके बॉडीगार्ड और राणा भी बैठ जाता है। रंजीत जी बोले, कोई बात राणा। राणा अपना सर झुका कर बोला, बस कुछ बातें सामने आई है। जिस इंसान के साथ बेबी रह रही थी उसने कुछ वक्त पहले ही अपनी दुकान बेच दी है और यह भी सुनने को मिला है कि उसकी दुकान के किसी ने 10 करोड़ रुपए दी है। रंजीत जी बिना किसी भाव के बोले, एक छोटी सी शॉप के 10 करोड़ रुपए, वह भी लखनऊ में, दैट्स इंटरेस्टिंग। और कुछ? राणा अपना सर ना में हिलाकर बोला, नहीं बॉस आगे की बातें वही जाकर पता चलेगी। रंजीत जी उसे बैठने का इशारा कर देते हैं और खुद अपना काम करने लगते हैं। हवेली, एक बड़ी सी हवेली जो बहुत खूबसूरत और रॉयल थी। रुद्राक्ष की कार वहां पर आकर रुकती है। इस वक्त रात के 9 बजे बज रहे थे। रुद्राक्ष को देखकर सारे गार्ड्स जो पहले से ही चौकन्ने थे वह अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। रुद्राक्ष बिना कोई रिस्पांस दिए अंदर की तरफ चला जाता है। उसके अंदर आते ही कुछ गार्ड्स जल्दी से जाकर हवेली के पीछे वाले एरिया में सारे प्लांट्स हटाने लगते हैं और लोन को हटाकर उसके नीचे से एक बड़ा सा सीक्रेट डोर ओपन करते हैं। रुद्राक्ष और श्री और उसके कुछ गार्ड्स के साथ एटीट्यूड से सीढ़ियां उतरते हुए उस अंडरग्राउंड एरिया में चला जाता है। रुद्राक्ष जैसे ही अंदर आता है आसपास अपनी पैनी नज़रों से सारी चीज़ देखने लगता है। वहां पर बहुत सारे टॉर्चर इक्विपमेंट्स के रखे हुए थे। वह एरिया काफ़ी बड़ा और डरावना था। रुद्राक्ष कदम आगे बढ़कर एक रूम का डोर खोलना है जहां पर एक लाल लाइट जल रही थी जिससे वो रूम और डरावना और खतरनाक लग रहा था। वहां चेयर पर एक लड़के को बांध कर रखा हुआ था। रुद्राक्ष ने अपने चेहरे पर एक मास्क लगाया हुआ था जिससे उसका चेहरा नहीं देख रहा था। श्री और बाकी गार्ड्स जो रूम के अंदर थे उन सभी ने भी मास्क लगाए हुआ था। उस लड़के की हालत काफ़ी ख़राब थी, उसके चेहरे और होठों की साइड से खून निकल रहा था, पर वह होश में आ चुका था। रुद्राक्ष को देखकर वो बहुत डर गया था। रुद्राक्ष उसको देखकर एक तिरछी मुस्कान के साथ बोला, बहुत शौक है तुम्हें लोगों के एक्सीडेंट्स करने का, कैसा लग रहा है जब तुम्हारे साथ यह एक्सीडेंट हुआ तो? वो लड़का रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए सर प्लीज़, मैंने किसी का एक्सीडेंट नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं आपके आदमियों से पहले भी कहा था कि मैं गैलेक्सी मॉल नहीं गया था। आज मेरी एक दोस्त थी जो मेरी कार ले गई थी क्योंकि उसके कार उसने सर्विस में डाली हुई थी और हम लोग साथ थे तो मेरी कार लेकर मॉल आ गए थे, मैं सच कह रहा हूँ। इतना कहकर वह रोने लगता है। एक बार गार्ड बोला, बॉस ये कब से यही झूठ बोल रहा है? रुद्राक्ष अपना हाथ ऊपर करता है तो वह गार्ड चुप हो जाता है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, रुद्राक्ष सिंह शेखावत को लोगों के चेहरे देखकर सच झूठ पकड़ना आता है और ये लड़का जो कह रहा है वह सच कह रहा है। रुद्राक्ष उस लड़के को देखकर बिना किसी भाव के बोला, तो ठीक है तुमने कुछ नहीं किया माना, चलो अब अपने दोस्त का नाम बताओ जो ये कार लेकर आया था। वो लड़का बोला, वह एक लड़की है, उसका नाम न, उसने बस इतना ही कहा था कि उसे जोर जोर से खांसी आने लगती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगे थे। कुछ ही पल में उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, कॉल द डॉक्टर। उस लड़के को वहां से मेडिकल रूम में ले जाया जाता है जो वही बना हुआ था। वह डॉक्टर उस लड़के को चेक करने के बाद रुद्राक्ष से बोला, सर इसे पॉइजन दिया गया है जो कुछ वक्त बाद असर दिखाता है और असर भी ऐसा दिखता है कि इंसान की मौत होना पक्का है, ही इज डेड। रुद्राक्ष उसे अपने हाथ से जाने का इशारा करता है। वह बिना श्री को देख बोला, वह जो कोई भी है उसका पता लगाओ, वह बहुत शातिर है, उसने जानबूझकर यह ट्रैप किया, उसे पता था कि मैं जरूर उस इंसान के पास पहुंच जाऊंगा जिसकी यह कार थी, उसने पहले ही इसे पॉइजन दे दिया था। इस लड़के की डेथ को एक्सीडेंट में बदल दो और उस इंसान के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालो जो मेरी स्वीट हार्ट को टारगेट कर रहा है। श्री अपना सर हमें हिलाकर अपने काम में लग जाता है और रुद्राक्ष वहां से निकल जाता है। CH24 ख्वाहिश रुद्राक्ष की असिस्टेंट रंजीत मल्होत्रा लखनऊ में। रौद्र मैंशन, रुद्राक्ष मैंशन के अंदर इंटर करता है। उसे देखकर सारे गार्ड से अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हैं। रुद्राक्ष देखता है कि मेरी वहां की साफ सफाई कर रही थी। रुद्राक्ष को देखकर वह अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करती है। रुद्राक्ष अपनी भारी आवाज में बिना किसी भाव के बोली, स्वीट हार्ट कहाँ है, उसने खाना खा लिया?
मेरी अपना सर हमें हिलाकर बोली, हाँ मैडम ने खाना खा लिया है, शायद तो वो अब तक सो भी चुकी होगी। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, सो चुकी होगी मतलब क्या? क्या तुमने उसे हल्दी वाला दूध नहीं दिया था? मैरी जल्दी से बोली, हाँ मैं आधे घंटे पहले ही उन्हें हल्दी वाला दूध दे आई और उस वक्त वह नींद में जा चुकी थी। उन्होंने कहा वही रख दो, मैं बाद में पी लूंगी। रुद्राक्ष एक नज़र उसे घूरने के बाद अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वह अपने रूम के बाहर देखता है तो किंग वही बैठा हुआ था और जाग रहा था। उसे देखकर रुद्राक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। वह किंग के पास पंजों के बल बैठकर उसके सर को सहलाता है तो किंग उसके हाथ को चाटने लगता है और खड़ा होकर उसके गले लग जाता। रुद्राक्ष उसके माथे को सहलाते हुए बोला, तुम्हें पता है ना किंग, मुझे ऐसे चिपकना बिल्कुल नहीं पसंद। किंग फिर भी उससे अलग नहीं होता और रुद्राक्ष ने भी उसे खुद से दूर नहीं किया था। कुछ देर बाद किंग उससे अलग होकर उसके पैरों के पास बैठ जाता है। रुद्राक्ष उससे बोला, तुम सिर्फ मेरी स्वीट हार्ट की रखवाली करने के लिए हो, उससे अटैच होने की जरूरत नहीं है। किंग उसे अपनी हरी नज़रों से घूरने लगता है और रुद्राक्ष भी उसे अपनी हरी आंखों से घूरने लगता है। किंग के एक्सप्रेशंस ऐसे थे जैसे कह रहा हो, वो सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी स्वीट हार्ट है, मैं भी उसे पसंद करता हूँ। रुद्राक्ष उसे कुछ देर घूरने के बाद बोला, बैक टू योर रूम। इतना कहकर वो रूम के अंदर चला जाता है। किंग कुछ देर उसे घूरने के बाद होते में कदमों से अपने रूम की तरफ चला जाता है, जो कि रुद्राक्ष के फ्लो पर ही था पर उसके रूम से थोड़ा दूर था। रुद्राक्ष अंदर जाकर देखता है तो ख्वाहिश बेड पर पेट के बल सो रही थी। उसने क्रीम कलर का नाइट सूट पहना हुआ था जिसमें फुल स्लीव शर्ट और एक शॉर्ट्स थी जिसमें वह बहुत क्यूट और सुंदर लग रही थी। रुद्राक्ष की नज़र उसकी गोरी टांगों पर जाती है। वह जल्दी से अपना सर झटक कर ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, क्या ये लड़की थोड़ी सी नॉर्मल नहीं हो सकती? इसे बचकान होना जरूरी है क्या? अपनी हालत पता है फिर भी पेट के बल रही है, स्टूपिड। इतना कहकर वह ख्वाहिश के पास जाता है और उसे ठीक से सुला देता है। उसकी नज़र ख्वाहिश के सीने से होते हुए उसके होठों पर जाती है। ख्वाहिश ने अपने होठों पर लिप बाम लगा रखा था जिससे उसके होंठ और जूसी लग रहे थे। ये देखकर रुद्राक्ष को अपना गला सूखता हुआ महसूस होता है और वह ख्वाहिश के होठों को अपने होठों में लेकर उसे पैंशन के साथ किस करने लगता है। ख्वाहिश को जब घुटन महसूस होती है नींद में तो उसकी आंखें खुल जाती है और वह देखती है कि वह पूरी तरह से रुद्राक्ष की गिरफ्त में थी। ख्वाहिश यूं ही लेटी रहती है क्योंकि उसे पता था कि रुद्राक्ष के सामने स्ट्रगल करने से कुछ नहीं होगा, उल्टा उसकी ही एनर्जी वेस्ट होगी। करीब 25 मिनट बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश से दूर होता है और उसके सूजे हुए होठों की तरफ देखता है जो पहले से ज्यादा बड़े और मोटे लग रहे थे। रुद्राक्ष झुककर एक बार फिर से उसके होठों पर किस कर लेता है और कुछ देर बाद ख्वाहिश से दूर होकर उसे घूरने लगता है। ख्वाहिश भी उसे ही घूर रही थी। ख्वाहिश उसे खुद को घूरता पाकर अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, क्या ऐसे क्या घूर रहे हैं जैसे जबरदस्ती मैंने आपको किस किया है? रुद्राक्ष उसके होठों को सहलाकर तिरछी मुस्कान के साथ बोला, मैं तुम्हें जबरदस्ती किस करूं या उससे ज्यादा करूं और तुम मुझे रोक भी नहीं सकती। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश का मुंह बिगड़ जाता है और वह वापस से सोने लगती है। रुद्राक्ष उसे जगाकर उसे दूध को दिखाते हुए बोला, यह क्या है? ये टर्मरिक मिल्क तुमको पीना था ना, तुमने पिया क्यों नहीं है? ख्वाहिश गंदा सा मुंह बनाकर बोली, हमें नहीं अच्छा लगता, प्लीज, हम घर पर भी कभी दूध नहीं पीते थे। रुद्राक्ष उसकी बातों को इग्नोर करके उसे दूध से भरे बड़े से गिलास को ख्वाहिश के होठों से लगा देता है। ख्वाहिश ना चाहते हुए भी उस दूध को पीने लगती है। दूध खत्म करते ही ख्वाहिश बहुत गंदा सा मुंह बनाकर बोली, बहुत गंदा था, कुछ टेस्ट ही नहीं था। दूध के कुछ बूंदे ख्वाहिश के होठों पर से फिसल के गले तक आ चुकी थी। रुद्राक्ष बिना वक्त गंवाए ख्वाहिश के होंठ और गले से उसे दूध की बूंद को सक कर लेता है। ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और गहरी सांस ले रहे थे। रुद्राक्ष मुश्किल से खुद को ख्वाहिश से दूर करता है और बाथरूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। ख्वाहिश खुद को शांत करती है और रुद्राक्ष के आने से पहले ही खुद को पैरों से माथे तक ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष बाहर आता है। उसने एक ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था और ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था। उसकी स्ट्रांग और ब्रेड चेस्ट दिख रही थी। उसके ब्रॉड बैक पर एक ईगल का टैटू बना हुआ था जिसके पंख फैले हुए थे और उसके पंजे में एक मछली फंसी हुई थी। टैटू उसे और हॉट लुक दे रहा था। उसके गले में एक वाइट टॉवल था जिससे वह अपनी बॉडी और बालों को पोंछ रहा था। वह उसे तो बिल्कुल सलीके से उसकी जगह पर रखकर आकर ख्वाहिश के बाजू में लेट जाता है। वह देखता है कि ख्वाहिश सो चुकी है। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है पर वह उसे जगाता नहीं है और उसे खुद के गले लगाकर उसके माथे पर किस कर लेता है। उसके चेहरे पर कोई भाव रहे थे। वह ख्वाहिश के सोए हुए मासूम चेहरे को देखकर अपने मन में बोला, पता नहीं ऐसा क्या है तुम में स्वीट हार्ट जो तुम्हें देखकर दिन भर की सारी थकान सारा गुस्सा एक पल में गायब हो जाता है। वो उसे जुनून से देखकर बोला, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें खुद से दूर कभी नहीं करूंगा, चाहे तुम्हारे पीछे किसी बड़े इंसान का हाथ ही क्यों ना हो। तुम्हें नहीं पता स्वीट हार्ट पर तुम्हारा पास्ट बहुत मिस्टीरियस है पर उस मिस्ट्री को मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर लूंगा। ऐसे ही वह ख्वाहिश को देखने लगता है और कुछ वक्त बाद उसे भी नींद आ जाती है। नीचे हॉल में मेरी वॉच की तरफ देखती है जिसमें रात के 1 बजे बज रहे थे। वह उबासी लेकर बोली, उस रोकी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, किस जगह काम पर फंसा दिया। बोल रहा था कि सिर्फ घर का काम है, यह नहीं बोला कि इस खड़ूस बॉस के घर पर काम करना है जहां 24 घंटे जागते रहता पड़ता है इंसान को। यही नहीं इसका वह काला पीला वह तेंदुआ जब देखो तब डराने के लिए रेडी रहता है।
वो इस वक्त किचन में थी, शायद सफाई कर रही थी। तभी वो देखती है कि सामने से लिविंग रूम में एक बड़ी सी काली परछाई जा रही थी। ये देखकर मेरी एक पल के लिए डर जाती है। वह हिम्मत करके आसपास देखती है जहां पर पोछा रखा था। वह उस पोंछे की लकड़ी को उठा लेती है और उसमें से पोछे का आगे का भाग निकाल लेती है। वह उस लकड़ी को लेकर उस परछाई की तरफ देखती है और जैसे ही उसे मारने वाली थी, वह इंसान एकदम से पीछे मुड़कर मेरी के हाथ को पकड़कर उसे वाल से चिपका देता है। मेरी जैसे ही चिल्लाने वाली थी, वह इंसान उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी चीख को बाहर आने से रोक लेता है। मेरी ने डर से अपनी आंखें बंद कर रखी थी और वह इंसान मेरी के डरे हुए चेहरे को एकटक देखे जा रहा था। मेरी कुछ वक्त बाद अपनी आंखें खोलती है तो सामने वाले इंसान के सख्त नजरों से उसकी नजरें जा मिलती है। वह कुछ पल उसकी आंखों में देखती रह जाती है। श्री उससे दूर होकर उसे घूरते हुए बोला, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? मेरी उसे घूरते हुए लकड़ी दिखाकर बोली, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात को चोर कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी मैं बॉस को बुलाती हूँ। वो रुद्राक्ष के रूम की तरफ जाने लगती है। श्री उसके हाथ को पकड़कर वापस से वॉल से लगाकर उसके दोनों तरफ अपने हाथ रखकर बोला, सोचना भी मत, बॉस अभी सो रहे होंगे और वह तुम्हारी तरह पूरा दिन फ्री नहीं रहते, बहुत काम करते हैं तो थक जाते हैं, उन्हें आराम करने की बहुत ज़रूरत है। और मैं कोई चोर नहीं, उनका बॉडीगार्ड और असिस्टेंट हूँ, तो अगली बार सोच समझकर अपना मुंह खोलना। इतना कहकर वह एक नज़र मेरी को घूरकर स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। मेरी खोई हुई से बोली, वह बॉडीगार्ड कितना हैंडसम था, पता नहीं इतने सुंदर लड़के कौन सी फैक्ट्री में बनते हैं। कुछ भी बोलो पर उस खड़ूस बॉस का बॉडीगार्ड बहुत हैंडसम है। और बॉस का तो आखिर क्या ही बोलना, जितना हैंडसम है उतना ही खड़ूस भी है और उसका बॉडीगार्ड भी उसी की तरह खड़ूस है। पर क्या करूं, उसकी हैंडसमनेस देखकर मैं पिघल गई और उसकी वो भारी आवाज़। वो अपने गालों पर अपने दोनों हाथ रखकर मुस्कुराए जा रही थी। तभी श्री वापस आता है, उसके हाथों में कुछ फाइल्स थी। वह एक नज़र मैरी को ढूंढने के बाद वहां से निकल जाता है। अगली सुबह पैराडाइज होटल, रंजीत जी अपने रूम में थे। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है। वह अपने बॉसी टोन में उस इंसान को अंदर आने के लिए कहते हैं तो राणा अंदर आ जाता है। राणा अपना सर झुकाकर बोला, बॉस मुकुंद गुप्ता नाम है उसका और वह इस वक्त अपने शॉप पर होगा। रंजीत जी अपना सिर हिला कर बोले, ठीक है फिर चलो, उसके पास जो सच है वो वही जाकर पता चलेगा। राणा अपना सर हिलाकर बाहर आ जाता है और रंजीत जी अपना फ़ोन उठाकर वहां से नीचे की तरफ चले जाते हैं। वहां पर करीब 5 गाड़ियां थी, एक में रंजीत जी, राणा ड्राइवर और बाकी 4 में गार्ड्स, 2 कार आगे 2 कार पीछे और रंजीत जी की कार बीच में चल रही थी। करीब आधे घंटे की ड्राइविंग के बाद उनकी कार गुप्ता मिठाई शॉप पर आकर रुकती है। रंजीत जी उस दुकान को देखकर बिना किसी भाव के बोला, इतनी छोटी सी शॉप के 10 करोड़ रुपये, स्ट्रेंज कुछ तो है इस शॉप में और इस इंसान में। इतना कहकर वह अपने कदम उसे शॉप के अंदर बढ़ा देते हैं। रौद्र मैंशन, रुद्राक्ष डाइनिंग टेबल पर बैठा पूरे एटिकेट्स के साथ अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था। ख्वाहिश उसे देख रही थी। रुद्राक्ष उसकी नज़रों को खुद के ऊपर फील करके बोला, हाँ तुम जॉब पर जा सकती हो, बार बार ऐसे देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश खुश हो जाती है। वह जैसे ही रुद्राक्ष को थैंक यू कहने वाली थी, उससे पहले रुद्राक्ष अपनी कड़क आवाज़ में बोला, पर वहाँ नहीं जहाँ पर तुम पहले जाती थी, और तुम्हें जॉब में सिर्फ स्क्रिप्ट लिखनी है अपने शो मूवी की जो तुम लिखती हो, उस स्क्रिप्ट के ऊपर मैं पैसे लगाऊंगा। वह अगर मूवी है या फिर ड्रामा कुछ भी, मैं तुम्हें साइन करूंगा और ऐसे तुम काम करोगी, तुम कभी किसी के सामने नहीं आओगी, तुम सिर्फ घर पर बैठकर स्क्रिप्ट रेडी करोगी और उसके ऊपर शो बनेगा। हाँ माना तुम रुद्राक्ष सिंह शेखावत की होने वाली वाइफ जरूर हो, पर तुम्हें अपने काम के लिए लाखों में पैसे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर ख्वाहिश खुश भी थी और नहीं भी। ख्वाहिश बोली, अच्छी बात है, शुक्रिया आपका, पर हम घर पर रहकर बोर हो जाते हैं, इसलिए हम जॉब करना चाहते थे, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि हमें पैसे चाहिए, और वैसे भी हमें तो पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। रुद्राक्ष कुछ देर शांत रहने के बाद सोचकर बोला, ठीक है फिर तुम मुझे असिस्ट करोगी मेरी पर्सनल असिस्टेंट बनकर, इसके अलावा मैं तुम्हें और कोई जॉब नहीं करने दूंगा। ख्वाहिश हैरानी से बोली, पर वह काम तो हमें आता ही नहीं है, हमने कभी नहीं किया, हमें तो बिजनेस का कुछ पता भी नहीं है, हम एक आर्ट स्टूडेंट है। रुद्राक्ष बिना उसे देखे एक बाइट लेकर बोला, तुम्हें वो सब सीखने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिखाने के लिए बहुत से लोग हैं वहाँ पर, और सोच लो सिर्फ यह एक जॉब है जो तुम कर सकती हो, अगर वो नहीं करना तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, घर पर बैठी रहो। CH25 रुद्राक्ष की जेलसी, ख्वाहिश का पास्ट। रुद्राक्ष की बात सुनकर ख्वाहिश कुछ देर सोचने के बाद एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, हम आपकी असिस्टेंट की जॉब करने के लिए तैयार है, पर हमारी कुछ शर्तें हैं। उसके शर्तों वाली बात सुनकर रुद्राक्ष अपनी एक आईब्रो चाहकर उसकी तरफ देखने लगता है। ख्वाहिश बोली, हम उस फील्ड से नहीं है, हमें पता भी नहीं है उसमें क्या होता है, तो हम चाहते हैं कि अगर हमसे कोई गलती हो जाए या कुछ भी हो जाए तो आप हमें डांटेंगे नहीं, वहाँ पर आप हमें अपनी हरी आंखों से डराएंगे नहीं। रुद्राक्ष अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हें हमेशा डराता धमकता रहता हूँ, तुम्हें डांटता रहता हूँ? ख्वाहिश मासूमियत से अपना सर हमें हिला देती है। रुद्राक्ष अपने मन में बोला, सी क्या करूँ इस लड़की का, इसकी मासूमियत मुझे कमज़ोर कर देती है। वो बिना उसे देख बोला, ठीक है, कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना, आज घर पर ही रहो। ख्वाहिश मासूमियत से बोली, क्या हम आज ऑफिस? बोलते बोलते हो चुप हो जाती है क्योंकि रुद्राक्ष उसे अपनी हरी आंखों से घूर रहा था। ख्वाहिश एक झूठी हंसी हंसते हुए बोली, है
कोई बात नहीं, हम कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेंगे। वो खुश थी, उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी। रुद्राक्ष अपना खाना खत्म करके ख्वाहिश के पास जाकर उसके होठों पर एक लंबी किस करके बोला, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई शरारत नहीं करनी है, ओके, और ज़्यादा उछल कूद मत करना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरी है यहाँ पर, उसे बोल देना रेस्ट करना। इतना कहकर वह उसके माथे पर किस करके जाने लगता है। वह भी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि ख्वाहिश बोली, पर हम रेस्ट कर करके थक जाते हैं, हमें टीवी देखनी है, हमें टीवी देखना पसंद है, पर आपके इस बड़े से घर में तो एक छोटा सा टीवी भी नहीं है, तो हम खुद को एंटरटेन कैसे करें। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर बिना किसी भाव के बोला, बेवकूफ़ हो तुम जो तुम्हें यह नहीं पता कि सेकंड फ्लोर लेफ्ट साइड वाला जो बड़ा सा रूम है वह थिएटर रूम है, तुम वहां पर मोबाइल से कनेक्ट करके कुछ भी देख सकती हो। ख्वाहिश मुंह बिगाड़ कर बोली, हमें कैसे पता होगा, आपका वह तेंदुआ हमेशा हमारे रूम के बाहर पहरा देता रहता है, तो हमारी हिम्मत ही नहीं होती बाहर निकालने की। वह देखती है कि रुद्राक्ष उसे घूर रहा था तो वह जल्दी से अपनी बात बदलते हुए बोली, हमारा मतलब है आपका वह किंग। रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके किंग को आवाज लगा देता है। ख्वाहिश जल्दी से अपनी चेयर पे चढ़कर डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ते हुए बोली, अरे आप उसे यहाँ क्यों बुला रहे हैं। रुद्राक्ष जल्दी से उसके पास जाकर बोला, संभाल के गिर जाओगी, टेबल पर कोई चढ़ता है, इडियट, नीचे उतरो। ख्वाहिश अपना सिर ना में हिलाकर बोली, नहीं हम नीचे नहीं उतरेंगे, आप पहले उस किंग को कहे यहाँ ना आए। रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर उसे अपनी गोद में उठा लेता है डाइनिंग टेबल से। तब तक वहां पर किंग आ चुका था। ख्वाहिश किंग को देखकर पूरी तरह से रुद्राक्ष से लिपट जाती है। वह उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, प्लीज इसे भगाए ना, हमें तो बिल्ली भी नहीं पसंद, उनसे भी डर लगता है, तो ये तो बहुत कितनी बड़ी बिल्ली है। रुद्राक्ष उसे नीचे उतारते हुए बोला, बहुत बड़ी बिल्ली नहीं, लेपर्ड है। ख्वाहिश जल्दी से रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर उसके पीछे हो जाते हैं और हल्का सा अपना सर बाहर निकालकर किंग की तरफ देखती है, जो अपनी हरी आंखों से उसे ही देख रहा था। तो ख्वाहिश जल्दी से अपना सर वापस पीछे ले लेती है। रुद्राक्ष अपनी कड़क आवाज में किंग से बोला, किंग स्टैंड अप। उसकी बात सुनकर किंग दो पैरों पर खड़ा हो जाता है। किंग जब खड़ा होता है तो उसकी हाइट रुद्राक्ष की हाइट से बस थोड़ी ही कम थी। रुद्राक्ष 6 फुट 4 इंच और किंग शायद 6 फुट हो चुका होगा। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर पीछे खड़े खींचते हुए बोली, अरे ये तो लंबा हो गया। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष को ना चाहते हुए भी हंसी आ जाती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश की कमर में हाथ डालकर अपने आप से चिपकाते हुए बोला, किंग बहुत फ्रेंडली नेचर का है, तुम उससे ऐसे डरो मत, जब तुम उससे डरती हो तो उसे बुरा लगता है, देखो उसकी शक्ल कितना प्यारा है। ख्वाहिश हिम्मत करके किंग के चेहरे को देखती है। किंग की हाइट उससे भी ज्यादा थी। ख्वाहिश जल्दी से अपना चेहरा रुद्राक्ष के सीने में छुपाकर बोली, नहीं बहुत डरावना है, बिल्कुल प्यारा नहीं है। रुद्राक्ष इशारे से किंग को वापस कर पैरों पर खड़ा होने के लिए बोल देता है। 4 पैरों पर खड़ा होने के बावजूद भी किंग ख्वाहिश के पास बहुत बड़ा लग रहा था। रुद्राक्ष उसे बिल्कुल फर्श पर बैठने के लिए बोल देता है। किंग नीचे बैठ चुका था, अब जाकर ख्वाहिश को थोड़ी अच्छा लगा रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर जबरदस्ती किंग के सर को सहला रहा था। ख्वाहिश बिल्कुल उसके सीने में घुसी हुई थी, उसे किंग बहुत सॉफ्ट लग रहा था। किंग जब उसके साथ कॉपरेट करता है, उसके हाथ के साथ खेलने लगता है, तब जाकर ख्वाहिश उसे देखती है। ख्वाहिश हैरानी से बोली, अरे ये तो मेरे साथ खेल रहा है। रुद्राक्ष किंग को घूरते हुए बोला, वह है ही फ्रेंड नेचर का। ख्वाहिश रुद्राक्ष से दूर होकर किंग के कान को पकड़कर बोली, इसके कान कितने बड़े हैं। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को किंग के कान से हटकर बोला, वह एक वाइल्ड एनिमल है, वह भी लेपर्ड, उसके कान बड़े ही होते हैं, अब तुम इसे ज्यादा छुओ मत। ख्वाहिश एक मुस्कान के साथ बोली, अरे पर आपने हमारी इससे दोस्ती कराई है तो हम इसे छू क्यों नहीं सकते। रुद्राक्ष उसे अपने पीछे करके बोला, नहीं छू सकती, तुम मेरे अलावा किसी और को नहीं छू सकती, समझी। मैंने तुम्हारी दोस्ती इससे इसलिए कराई क्योंकि तुम डरो नहीं किंग से, वो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए, वो तुम्हें कभी हर्ट नहीं करेगा, है ना किंग। किंग रुद्राक्ष की बात सुनकर जोर से दहाड़ देता है, पर इस बार ख्वाहिश डरी नहीं थी, वह मुस्कुराते हुए किंग को देख रही थी और रुद्राक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था किंग के ऊपर। रुद्राक्ष किंग को वहां से जाने को बोल देता है और ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर अपने चेहरे के बिल्कुल करीब लाकर बोला, तुम आज के बाद कभी किंग की तरफ देखकर नहीं मुस्कुराओगे, समझ में आई बात। ख्वाहिश मासूमियत से बोली, अरे पर वो एक जानवर है, वो कोई आदमी थोड़ी है। आई डोंट केयर किंग जानवर है या आदमी है, वैसे भी वो मेल लेपर्ड है और फीमेल हो तो भी मुझे उससे कोई मतलब है। तुम बस किसी के सामने नहीं मुस्कुराओगी सिवा मेरे सामने तो तुम्हारी मुस्कुराहट निकलती नहीं है, बाकियों के सामने जब देखो तब मुस्कुराती रहती हो, अगर किसी और के सामने तुम मुस्कुराई ना तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। उसकी फटकार सुनकर ख्वाहिश धीरे धीरे रोने लगती है। रुद्राक्ष गुस्से से अपनी मुठिया कसते हुए बोला, स्टॉप क्राइंग, अगर एक भी आंसू तुम्हारा यहाँ पर गिरा तो मैं आज के आज तुम्हारे बाप को मरवा दूंगा, जब देखो तब रोने लगती हो, स्टूपिड। इतना कहकर वह एक नज़र ख्वाहिश को घूरने के बाद वहां से निकल जाता है। मेरी जो उन दोनों को देख रही थी उसे काफ़ी मज़ा आ रहा था, वह उन दोनों की लड़ाई बहुत एंजॉय कर रही थी।
लखनऊ गुप्ता मिठाई शॉप। रंजीत जी और मुकुंद जी आमने सामने बैठे हुए थे। राणा रंजीत जी के पीछे खड़ा हुआ था और उस पूरी दुकान में आसपास सारे गॉड्स खड़े हुए थे। रंजीत जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बस मुकुंद जी को देख रहे थे। मुकुंद जी लेकिन गहरी सांस लेकर बोले, आप क्या पूछ रहे हैं? हमें नहीं पता, हम ऐसे किसी लड़की को कहीं जानते हैं। हमारी बस 2 बिटिया है जो हमारी खुद की है। उसकी माँ का देहांत बच्चियों के बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से हमने दोनों बच्चियों को बड़ा किया है। हम ही उनके माँ बाप दोनों है। रंजीत जी एक तिरछी मुस्कान के साथ बोले, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूं? मैं बिना किसी सबूत के तुम्हारे पास आ जाऊंगा? रंजीत जी राणा को इशारा करते हैं तो वो मुकुंद जी के सामने 2 पेपर्स रख देता है। एक कृष्ण का बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा ख्वाहिश का बर्थ सर्टिफिकेट था। कृष्ण के बर्थ सर्टिफिकेट में मुकुंद जी और उनकी बीवी का नाम और बाकी डिटेल्स लिखी हुई थी, पर ख्वाहिश के बर्थ सर्टिफिकेट में मां का नाम अरुणा मल्होत्रा लिखा हुआ था और पिता के नाम में रंजीत मल्होत्रा लिखा हुआ था। ये देखकर मुकुंद जी थोड़े भावुक हो जाते हैं। रंजीत जी बिना किसी भाव के बोले, फिक्र मत करो, मैं यहाँ तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया। इनफैक्ट मैं तो तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरी बेटी को उस नर्क से निकाल कर अपने पास रखा, उसे पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई उसके एक बाप की तरह। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, मुझे बस मेरी बेटी चाहिए। मुकुंद जी की आंखें नम हो गई थी। वह बोले, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपसे झूठ नहीं बोलना चाहते थे, पर हम ऐसे ही किसी के हाथों ख्वाहिश बिटिया को नहीं सौंप सकते। अब हमें पूरा यकीन है कि आप ही ख्वाहिश बिटिया के पिता है, तो हम आपसे सारी बात बता रहे हैं। फ्लैशबैक 15 साल पहले, एक 4 साल की लड़की जिसने क्यूट सी येलो कलर की फ्रॉक पहनी हुई थी, उसकी पूरी भूरी आंखें बहुत ही खूबसूरत थी। वह अपने छोटे छोटे कदमों के साथ दौड़ते हुए बोल रही थी, मामा आपको पता है आज हम इनाम जीते हैं। एक औरत जो दिखने में काफ़ी यंग लग रही थी, उसने एक लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी जो उसके ऊपर बहुत अच्छे से जच रही थी। उसने अपने लंबे बालों की खूबसूरत चोटी बनाई हुई थी। वह औरत जल्दी से उस छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाकर बोली, अच्छा और क्या इनाम मिला है आपको? वो लड़की चॉकलेट दिखाते हुए बोली, यह मिला है, हमें बाबा ने दिलाया। बाबा ने बोला जो आज पूरा दिन स्कूल पर रहेगा उसे ही मिलेगा, तो उन्होंने हमें ये चॉकलेट दिलाई है। तभी वहां पर मुकुंद जी आ जाते हैं। वह औरत यानी कि अरुणा जी बोली, भैया इस सब की क्या जरूरत थी? क्यों चॉकलेट दिलाए आपने? इसे पता है ना फिर दांत खराब कर लेगी। मुकुंद जी हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, चलता है। ख्वाहिश अपनी माँ से बोली, माँ हम बाहर खेलने जा रहे हैं। इतना कहकर वो छोटी सी कृष्ण का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वहां से बाहर जाने लगती है। अरुणा जी बोली, धन्यवाद भैया आपका, आपने हमें लखनऊ आने के बाद एक सहारा दिया, काम दिलवाया जिससे हम अपना और हमारी बेटी का गुजारा कर सके। मुकुंद जी अरुणा जी के माथे पर हाथ रखकर बोले, धन्यवाद कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद लखनऊ की है और हम भी लखनऊ के हैं, तो इस हिसाब से आप हमारी बहन हुई और बहनों की हिफाजत करना, उनकी मदद करना तो हर एक भाई का फर्ज होता है। मुकुंद जी बोले, क्या आपके पति के कोई समाचार? अरुणा जी अपना सरनामे हिलाकर बोली, नहीं, और हम भी नहीं चाहते कि वह फिर से हमारी जिंदगी में आए, वह जिसके साथ भी है खुश रहे। इतना कहकर वह किसी गहरी सोच में हो जाती है। अरुणा जी बोली, हम ख्वाहिश और कृष्णा को देखकर आते हैं। मुकुंद जी बोली, चलिए हम भी आते हैं, हमें भी बाजार से कुछ सामान लेना है। वह दोनों बाहर आकर देखते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। कृष्णा सामने से दौड़ती हुई आ रही थी। वह रोते हुए बोली, बाबा दीदी को वो लोग ले गए, उठाकर गाड़ी में लेकर चले गए। वह अपनी टूटी फूटी तोतली भाषा में बोल रही थी। उसकी बात सुनकर अरुणा जी की डर और हैरानी से बोली, कौन था बच्चा, कौन लेकर गया दीदी को? कृष्ण उन्हें आगे की तरफ इशारा कर देते हैं जहां पर एक गाड़ी जा रही थी। मुकुंद जी अपने चेहरे पर हाथ रखकर बोले, हे माता रानी अब हम क्या करें? अरुण जी बोली, क्या हुआ भैया, कौन है वह लोग? मुकुंद जी बोले, वह लोग ताई के कोठे वाले हैं, वह जिस भी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं उन्हें बड़ी करके वहीं पर काम पर लगा देते हैं। मुकुंद जी की बात सुनकर अरुणा जी कुछ कदम लड़खड़ा जाती है। मुकुंद जी जल्दी से उन्हें ठीक से पकड़कर खड़ा करके बोले, आप फिक्र मत करिए, हम अभी पुलिस कंप्लेंट करके आते हैं। CH-26 शादी, मौत, रुद्राक्ष का औरा, ख्वाहिश की हकीकत। अरुणा जी बोली, आप जाए पुलिस स्टेशन, पुलिस को लेकर वहां पहुंचे, हम आपको वहीं मिलेंगे। इतना कहकर वह बिना मुकुंद जी की बात सुन वहां से निकल जाते हैं और मुकुंद जी उन्हें रोकने रह जाते हैं। कुछ देर बाद अरुणा जी ताई के कोठे के अंदर ताई के सामने खड़ी हुई थी और ताई के हाथ में ख्वाहिश का हाथ था। उसने जबरदस्ती ख्वाहिश को पकड़ रखा था। ताई एक तिरछी मुस्कान के साथ बोली, ओह तो तू अपनी बच्ची को लेने आया है, क्या बात है? ताई के कोठी तक आते हुए तुझे डर नहीं लगा? चल ठीक है, तू आ तो गई यहाँ पर, यहाँ से जाएगी कैसे? और जहाँ तक बात रही इस बच्चे की, तो जो एक बार ताई के कोठे पर आ गया वो फिर इस कोठे का ही होकर रह गया, समझ लो। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगती है। अरुणा जी अपने आंसू पोंछकर अपने हाथ छोड़कर बोली, ताई हमारी बच्ची को छोड़ दीजिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारी बच्ची हमारा इकलौता सहारा है, जीने का, हम उसके बिना कैसे रहेंगे? ताई अपनी हंसी रोककर उसे धूरते हुए बोली, तो मर जा, जाकर मर जा, पर ये लड़की तुझे नहीं मिलेगी। देखो तो सही, बचपन से ही इतनी खूबसूरत है, सोच बड़ी होकर तो ये भला की खूबसूरत बनेंगी, इसके मुझे करोड़ों में पैसे मिलेंगे और तू कह रही है कि मैं अपने करोड़ों रुपए छोड़ दूं? कभी नहीं।
ताई अरुणा जी को ऊपर से नीचे तक देखकर बोली, वैसे तू भी काफ़ी खूबसूरत है, पैसे तो तेरे भी अच्छे मिलेंगे, अब जब यहाँ आई ही गई है तो मेरा थोड़ा फ़ायदा करा दे। ताई जोर से बोली, जाओ ले आओ उस कस्टमर को, वो जिस खूबसूरती की तलाश में था उससे कहो कि एक बला की खूबसूरत औरत आई है। उसकी बात सुनकर अरुणा जी डर गई थी, पर वह अपना डर छुपाकर गुस्से से बोली, जबान संभाल के बात करो ताई, तुम्हें पता नहीं है कि हम कौन हैं। ताई हंसते हुए बोली, तू चाहे जो कोई भी हो पर यहाँ तुझे कोई नहीं बचा सकता। वो आदमी अपने कदम अरुणा जी की तरफ बढ़ा देता है, उतने वहां पर बहुत सारी पुलिस आ गई थी जो मुकुंद से लेकर आए थे। पुलिस को देखकर सब लोग वहां से जल्दी जल्दी से निकलने लगे थे। वह आदमी जो अरुणा जी को अपनी गंदी नज़र से देख रहा था वह पुलिस को देखकर वहां से भागने लगता है, पर उसके भागने से पहले ही मुकुंद जी ने उसे पकड़ लिया था। जितने भी आदमी हाथ में आए थे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया था। ताई गुस्से से पुलिस वाले को घूरते हुए बोली, यह क्या तमाशा है शास्त्री, क्या तुम्हें नहीं पता कि ताई कोठे पे आप तुम जैसे शरीफ लोग नहीं आते। वो पुलिस वाला ताई को घूरते हुए बोला, बहुत बचली तुम ताई, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन है कि तुमने एक लड़की को जबरदस्ती उठा लिया है। ताई थोड़ी घबरा गई थी, पर वह अपनी घबराहट छुपाकर बोली, नहीं मैंने किसी लड़की को नहीं उठाया, ये लड़की अनाथ है और रास्ते पर भटक रही थी, इसलिए मेरे आदमियों ने इसे उठा लिया कि यहाँ रहेगी तो थोड़ा कामकाज करेगी और दो पैसे भी कमा लेगी। अरुणा जी पुलिस वाले से बोली, नहीं सर, यह मेरी बच्ची है, ये कोई अनाथ नहीं है और ये लोग जबरदस्ती इसे यहाँ ले आए हो जिसे बेचने की बातें कर रहे हैं। ताई अरुणा जी को देख रही थी। वह पुलिस वाला अपनी फीमेल स्टाफ की तरफ इशारा करता है तो दो पुलिस वाली औरतें ताई को हथकड़ी पहनने के लिए आगे बढ़ती है। ताई अपनी बंदूक निकालकर उन सबको घूरते हुए बोली, वहीं रुक जाओ वरना सभी को मार दूंगी। ताई की नज़र ख्वाहिश पर पड़ती है, वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती हैं, अरुणा जी जल्दी से ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर अपने पास खींच लेती है। इसी खिंचातानी में ताई के हाथ में जो बंदूक थी उसकी गोली चल जाती है। वह गोली अरुणा जी के सीने पर लगी थी, उनकी वही मौत हो जाती है और उन लोगों की खींचातानी में ख्वाहिश का सर जोर से टेबल के साथ टकरा गया था जिससे वह वहीं बेहोश हो गई थी। फ्लैशबैक एंड रंजीत जी अपनी आंखें कस के बंद करें ये सारी बातें सुन रहे थे। वह जैसे ही अपनी आंखें खोलते हैं उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वह अपने गहरी आवाज में बोले, कहाँ है ताई? उसे तो पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और अभी भी शायद जेल में ही होंगे। आपके और अरुणा जी के बीच में क्या दिक्कत थी वह मुझे नहीं पता और मैं आपसे पूछूंगा भी नहीं, क्योंकि वह आप लोगों के बीच की बात थी। पर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अरुणा जी एक बहुत अच्छे इंसान थी, पर उनके साथ उनकी जिंदगी ने बहुत बुरा किया। रंजीत जी समझ रहे थे कि मुकुंद जी उन्हें कटाक्ष कर रहे हैं। रंजीत जी उन्हें इग्नोर करके बोले, मेरे बच्ची कहाँ है? मुकुंद जी निराशा से बोले, उसके सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी, इसलिए वह सारी पुरानी बातें भूल चुकी है। उसे ये भी याद नहीं है कि उसकी माँ थी। उसे लगता है कि वह हमेशा से मेरी बच्ची है। वह मुझे बाबा कहते हैं और उसकी नज़रों में मैं ही उसका बाबा हूँ। मुझे नहीं पता आप उसे कैसे सारी चीज़ समझाएंगे, पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि उसके ऊपर कोई प्रेशर मत बनाइएगा। रंजीत जी अपने सख्त नज़रों से उन्हें देखते हुए बोले, मुझे पता है मुझे अपनी बेटी से कैसे बात करनी है, कैसे नहीं। तुम मुझे ये बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है? वह दिल्ली में है। वह एक बहुत अच्छी लेखिका है, पर एक मौके की तलाश में है। हमें पूरा भरोसा है कि वह बहुत बड़ी लेखिका एक दिन बनेगी। वह दिल्ली में है, वही जॉब करती है और रहती भी है। आप चाहे तो हम आपकी उससे बात कर सकते हैं। रंजीत जी को ख्वाहिश से बात करने की बात सुनकर थोड़ा नर्वस फील हो रहा था। वह अपने मन में बोले, कैसे बात करें अपनी बच्ची से? उसने जो सारी चीज़ टॉलरेट करी है उसमें कहीं ना कहीं हाथ तो मेरा भी था ही। वो मुकुंद जी से बोले, नहीं मैं उसे खुद मिलकर बात कर लूँगा, तुम मुझे बस उसका पता बता दो और उसकी कोई तस्वीर है तुम्हारे पास, मैं अपनी बच्ची को देखना चाहता हूँ। मुकुंद जी बोले, है पर यहाँ नहीं है, घर पर है और घर यहाँ से काफ़ी दूर है। आप चाहे तो मैं आपको घर पर ले चलता हूँ। रंजीत जी जैसे ही कुछ कहने वाले थे, राणा झुककर उनके कान में कुछ कहता है। रंजीत जी उन्हें मना करते हुए बोले, नहीं मैं अब जब अपनी बेटी से मिलूंगा तब देख लूंगा, तुम जो चाहे वो मांग सकते हो, मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट समझ कर रख लो। मुकुंद जी अपने हाथ जोड़ते हुए बोले, हम अपनी बच्ची को बेच नहीं रहे हैं जिसकी आप कीमत लगा रहे हैं। हाँ माना वह इस दुनिया में आपकी वजह से आई है, पर कुछ भावनाएं हमारी भी है। ख्वाहिश बिटिया से हमारे पास सब कुछ है, हम कुछ नहीं चाहते, धन्यवाद। रंजीत जी आगे कुछ नहीं रहते और मुकुंद जी के कंधे को थपथपाकर वहां से निकल जाते हैं। उन लोगों का चोपर कुछ ही वक्त में दिल्ली के लिए टेक ऑफ कर लेता है। दिल्ली कैफे, शाम के 6 बजे बज चुके थे। आरुषि और अनय आमने सामने बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे और एक्चुअली अनय बोल रहा था और आरुषि सुन रही थी। अर्थ जो वहां अपने किसी क्लाइंट को मिलने आया था वह अपने ही धुन में चले जा रहा था। वह थोड़ा आगे निकल गया था कि उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अनय को देखा है। वो जल्दी से कुछ कदम पीछे लेकर वहां बने पिलर के पीछे छुप जाता है और देखने लगता है कि यह कौन है। वह उसे अनय का चेहरा साफ दिख रहा था पर उस वह लड़की नहीं दिख रही थी। वो अपनी आंखें छोटी करके बोला, यह अनय का बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? क्या यह मेरी आरुषि को धोखा दे रहा है? फिर एक मुस्कान के साथ बोला, है भगवान प्लीज यह मेरी आरुषि को धोखा दे इसलिए मैं आरुषि को इसका असली चेहरा दिखाकर वापस से अपना बना लूं। लेकिन जब वो बोलते बोलते आरुषि की शक्ल देखता है तो उसके सारे अरमान पर पानी फिर जाता है। वह चीखकर बोला,
बस 2 पल की खुशी, फिर आरुषि का चेहरा सामने आया। आरुषि, इस गधे अनय के साथ क्या कर रही है? थोड़ा नजदीक जाकर सुनता हूँ। वो वहां से थोड़ा आगे आकर उसके आगे के पिलर के पीछे छुपकर सुनने लगता है। अनय आरुषि के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देता है। अर्थ गुस्से से बोला, यह अपना हाथ पीछे ले, हाथ हटा उसके हाथ के ऊपर से। अनय और आरुषि दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अर्थ जल्दी से पिलर के पीछे छुप जाता है। अनय बोला, कोई नहीं है, अवॉइड करो। वो आरुषि से बोला, आरुषि, मुझे पता है तुम्हें मेरा नेचर नहीं पसंद है, पर मैं ऐसा ही हूँ और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने नेचर में कोई चेंज करने की ज़रूरत है। मेरे डैड चाहते हैं कि मैं जल्दी शादी कर लूँ और वह तुम्हारा डैड से बात कर चुके हैं। तुम्हारे डैड ने भी ओके कह दिया है। हाँ, मुझे पता है कि उन्होंने अभी तक घर पर बात नहीं की है, पर वह किसी काम में फंसे हुए हैं, पर वह जल्दी से बात कर लेंगे। तुम बस कुछ ही दिनों में 19 की होने वाली हूँ, तो मैंने सोचा कि हम शादी कर ही लेते हैं। आरुषि हैरानी से अपनी आंखें फाड़े अनय को देख रही थी और अर्थ का भी से रिएक्शन था। आरुषि को कुछ जवाब ना देता देख अर्थ को गुस्सा आ रहा था। वह गुस्से से पिलर से बाहर निकालकर अनय को घूरते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आरुषि को शादी के लिए प्रपोज करने की? गधे, तुम्हें पता नहीं है क्या इसकी स्टडी चालू है? यह अभी छोटी है, वो इस वक्त शादी नहीं कर सकती। अर्थ को देखकर आरुषि हैरान थी, पर अनय के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अनय आरुषि के हाथ को पकड़कर बोला, आरुषि, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। अर्थ आरुषि के हाथ को पकड़कर अपने पीछे करते हुए बोला, सी उससे क्या बात कर रहा है? मुझसे बात करना। आरुषि अर्थ को खुद से दूर करके बोली, अर्थ तुम जाओ यहाँ से, और मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी हूँ, आई एम ए लॉयर, समझे? अर्थ उसे घूरते हुए बोला, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ आरुषि, मुझे पता है कि तुम कैसे लॉयर बनी हो। तुमने अपने बाप के दम पर डिग्री हासिल कर ली है, पर तुम्हारी स्टडी अभी भी चालू है जो तुम किसी को बता नहीं रही हो। मुझे सबकी तरह बेवकूफ़ समझने की कोशिश मत करना। और तुम इस अनय को मना क्यों नहीं कर रही हो? वो तुम्हें शादी के लिए बोल रहा है तो मुझे तो तुमने बुरी तरह से मना कर दिया था, ये भेदभाव क्यों? आरुषि अर्थ के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचकर बोली, देखो, ये डिग्री वाली बात किसी को मत बताना, समझे? और मैं कुछ वक्त में अच्छे से पढ़ाई कंप्लीट कर लूंगी, तुम्हें ज़्यादा होशियार दिखाने की ज़रूरत नहीं है। और केस मुझे अपने पापा के दम पर नहीं, अपने टैलेंट पर मिलते हैं, सो दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना कहकर वो अर्थ को पीछे धक्का दे देती है। अर्थ आरुषि और अनय दोनों को घूर कर अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, तुम देखो, तुम दोनों देखो बेटा, कैसी हालत करता हूँ मैं तुम्हारी। अनय तू देख, तुझे तो मैं एक छोटी सी बच्ची को शादी के फोर्स करने के चक्कर में कैसे फंसता हूँ। और आरुषि मेरी जान, तुम तो बस देखती जाओ। इतना कहकर वो उन दोनों को घूरकर अपने क्लाइंट के पास चला जाता है। आरुषि अर्थ को हैरानी से देख रही थी और अनय बिना किसी भाव के आरुषि को। दूसरी तरफ रुद्राक्ष मीटिंग रूम में बैठा हुआ था और कंपनी के बाकी हेड्स भी बैठे हुए थे। सब लोग हैरानी से रुद्राक्ष को देख रहे थे। रुद्राक्ष के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वहां पर काफी फेमस प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी बैठे हुए थे। मिस्टर झुनझुनवाला, जो कि इंडस्ट्री के काफी फेमस डायरेक्टर थे, वह बोले, मिस्टर शेखावत, आपको तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना? फिर क्यों आप किसी के ऊपर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? रुद्राक्ष उन्हें देखकर बिना किसी भाव के बोला, वह मेरी प्रॉब्लम है, मैं जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ। आप अपने पैसे से मतलब रखिए और मुझे इस बारे में कोई सवाल जवाब नहीं चाहिए। मुझे एक पूरी टीम रेडी चाहिए, एक्टर्स, एक्ट्रेस, स्टाफ, सारी चीज़, और जो स्क्रिप्ट मेरा राइटर आपको देगा, आपको उसी के बेसिस पर एक बेस्ट शो और फिल्म वो बनाना है। उसकी कड़क आवाज़ सुनकर किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि उसे मना कर पाए। वो सब लोग अपना सर हमें हिलाकर आगे का डिस्कशन करने लगते हैं और राकेश जी रुद्राक्ष के चेहरे को गौर से देख रहे थे। CH27 रुद्राक्ष का गुस्से में रोमांस। रुद्राक्ष का गुस्सा। रौद्र मैंशन। रुद्राक्ष काफी लेट घर आया था इस वक्त। रात के 11 बज रहे थे। उसे ख्वाहिश को देखना था, इसलिए वो सीधा बिना किसी पर ध्यान दिए अपने रूम में चला गया था। वह अपने रूम में जाकर देखता है तो रूम खुला था और ख्वाहिश अंदर नहीं थी। रुद्राक्ष बाथरूम, बालकनी, सारी चीज चेक करता है। उसकी आंखें सर्द हो गई थी। वह अपने बालों में हाथ घुमाता है, तभी उसे याद आता है कि उसने ख्वाहिश को थिएटर के बारे में बताया था। वह जल्दी से वहां से निकालकर सेकंड फ्लोर पर थिएटर रूम में जाता है। वो अंदर का नजारा देखता है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। ख्वाहिश के सामने चिप्स, कुरकुरे, पानी पूरी, नूडल्स, पॉपकॉर्न, कोल्ड ड्रिंक, ऐसी सारी चीज पड़ी हुई थी। सामने स्क्रीन पर यह जवानी है दीवानी मूवी चल रही थी और ख्वाहिश आराम से सो रहे थे। रुद्राक्ष स्क्रीन की तरफ देखता है तो मूवी को देखकर उसकी आंखें सख्त हो जाती है। वह गुस्से से खाने की सारी चीजों को गिराने लगता है। ख्वाहिश तोड़फोड़ की आवाज सुनती है तो जल्दी से जाग जाती है। वह रुद्राक्ष को देखकर समझ गई थी कि वह गुस्से में है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को जागता हुआ देखकर उसके पास जाकर उसके हाथ को कस के पकड़ के खुद से बिल्कुल सटकर बोला, यह क्या कर रही थी तुम? मैंने तुम्हें बस कुछ वक्त के लिए एंटरटेन होने को कहा था। यह अनहाइजीनिक खाना, ये फालतू मूवी, यह सब क्या हो रहा है? क्या वेकेशंस पर हो? उसकी सर्द आवाज सुनकर ख्वाहिश कांप गई थी। उससे कुछ बोलने को नहीं बन रहा था। रुद्राक्ष उसके चेहरे को ऊपर करके उसके झबड़े को कसते हुए बोला, बोलो स्वीटहार्ट, ये सब देखने को तुम्हें किसने कहा? ख्वाहिश मासूमियत आवाज में बोली, वह हमें ये हीरो पसंद है, रणबीर कपूर बहुत, इसीलिए हम उसकी मूवी ही देखते हैं। और यह सारी चीज़ खाने की हमें बहुत भूख लग रही थी और हमें यही खाना खाना था, इसलिए हमने मेरी से कहा तो उसने बना दिया।
रुद्राक्ष का मन कर रहा था कि वह ख्वाहिश को एक थप्पड़ लगा दे, पर वह ख्वाहिश की हालत देखकर खुद को शांत करता है और ख्वाहिश को दूर करके वो कांच का कॉफ़ी टेबल उठाकर सीधा प्रोजेक्टर पर मार देता है, जिससे मूवी बंद हो जाती है और वह उस बड़े से सफ़ेद पर्दे को खींचकर फाड़ देता है। ख्वाहिश की आंखों में आंसू आ गए थे। वह अपनी रुंधी आवाज़ से रुद्राक्ष को देखकर बोली, यह क्या किया आपने? हमारे रणबीर कपूर को तोड़ फाड़ दिया आप ऐसा। चुप, बिल्कुल चुप। मैं तुम्हारी हालत देखकर खुद के गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे प्रोवोक करती जा रही हो। आज के बाद तुम कभी कोई मूवी नहीं देखोगी, और इस हीरो की तो बिल्कुल नहीं। मैं घर के सारे टीवी प्रोजेक्टर सब तोड़ दूंगा और तुम कभी कुछ नहीं देखोगी, समझी? रुद्राक्ष चिल्ला कर बोला। इतना कहकर वह उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए रूम में ले जाने लगता है। उसे बीच में ही मेरी मिल जाती है। मेरी रुद्राक्ष को गुस्से में देखकर जल्दी से अपना सर झुका लेती है। रुद्राक्ष उसे देखकर कोल्ड वॉइस में बोला, आई विल सी यू। इतना कहकर वो ख्वाहिश को लेकर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। ख्वाहिश को इस वक्त रुद्राक्ष से काफी डर लग रहा था। वह बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था। 2 दिन से रुद्राक्ष ने उसके ऊपर गुस्सा नहीं किया था और आज फिर से कर रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को रूम में लाकर उसे बेड पर बैठने के लिए कहता है और खुद डोर लॉक करके रूम में चक्कर काटने लगता है, जैसे अपना गुस्सा शांत कर रहा हो। ख्वाहिश बेड पर बैठी अपनी आंखों में डर लिए रुद्राक्ष को देख रही थी। रुद्राक्ष से जब गुस्सा कम नहीं होता तो वह अपना ब्लेजर उतारकर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए ख्वाहिश के पास जाकर बोला, मेरा गुस्सा कम नहीं हो रहा है स्वीट हार्ट, अब तुम्हें ही मेरी हेल्प करनी होगी गुस्सा शांत करने में। ख्वाहिश डर से बोली, हम क्या कर सकते हैं? रुद्राक्ष उसे बेड पर लेटा कर उसके ऊपर आते हुए बोला, बस कोऑपरेट करो मेरे साथ। इतना कहकर वह ख्वाहिश के होठों को अपने होठों के बीच दबाकर उसके होठों पर एग्रेसिवली किस करने लगता है। ख्वाहिश को रुद्राक्ष से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह थोड़ी हैरान हो गई थी, पर रुद्राक्ष का साथ नहीं दे रही थी। वह बस ऐसे ही लेटी थी। रुद्राक्ष उसकी होठों को छोड़कर उसके चेहरे पर किस करने लगता है। वो किस करते हुए उसकी ड्रेस को फाड़ देता है, फिर उसके गले, कॉलर बोनस, क्लीवेज और सीने पर किसी और बाइट्स करने लगता है और उसके पूरे शरीर पर अपनी छाप, अपने निशान छोड़ने लगता है। ख्वाहिश की सिसकियां निकल रही थी। वह अपनी आवाज़ से दबाने के लिए अपने दांतों से अपने होठों को काट रही थी। रुद्राक्ष फिर से उसके ऊपर जाकर उसके होठों पर किस करते हुए बोला, डोंट डू दैट स्वीट हार्ट, डोंट। तुम्हारे होठों को काटने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, तुम्हारा भी नहीं, इसलिए अगली बार अपने होठों को नहीं मत काटना और अपनी आवाज़ें इस रूम में गूंजने दो, उससे मेरे कानों को सुकून मिलता है। इतना कहकर वह ख्वाहिश के होठों पर किस करते हुए आगे बढ़ जाता है। उसके और ख्वाहिश के कपड़े बेड के नीचे चारों तरफ फैले हुए थे। ख्वाहिश ना चाहते हुए भी रुद्राक्ष के प्यार में मदहोश हो रही थी। वह अपनी दबी हुई आवाज़ में बोली, आप हमारे ऊपर ऐसे क्यों गुस्सा न निकाल रहे हैं? मारी क्या गलती है? रुद्राक्ष उसके सीने पर किस करते हुए बोला, गलती है तुम्हारे स्वीट हार्ट, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी गलती है। तुमने मेरे सामने उस लड़के की तारीफ की, तुमने कहा कि तुम्हें वह पसंद है। ये सारी चीज़ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऊपर से तुम्हारा वो इनहाइजेनिक खाना जिसे देखकर मुझे और गुस्सा आ रहा था, और मेरा गुस्सा सिर्फ तुम शांत कर सकती हो स्वीट हार्ट, सिर्फ तुम। इसलिए तुम्हें हमेशा ही मेरे गुस्से को शांत करने के लिए मेरे लिए अवेलेबल रहना पड़ेगा, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊंगा। और तुम्हें तो पता है ना मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है। वो तिरछी मुस्कान के साथ ख्वाहिश को देखकर उसके होठों पर किस करने लगता है। ऐसे ही रुद्राक्ष आधी रात तक ख्वाहिश को प्यार करते रहता है जब तक उसका गुस्सा शांत नहीं हो जाता। अगली सुबह मल्होत्रा मैंशन। सपना जी नींद में ही करवट बदलती है। उसका हाथ एक मजबूत सीने पर जाता है। वह अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके बाजू में रंजीत जी लेटे थे, जो उन्हें ही देख रहे थे। सपना जी रंजीत जी को देखकर खुश हो जाती है और उन्हें गले लगाकर बोली, आप कब आए? रंजीत जी उन्हें गले लगाकर उनके माथे को सहलाकर बोले, लेट नाइट को आया था जब तुम सो चुकी थी। सपना जी एक्साइटमेंट में बोली, क्या आप प्रिंसेस से मिले? रंजीत जी उसके माथे को सहलाकर बोले, ख्वाहिश नाम है उसका, उसकी माँ ने उसका नाम ख्वाहिश रखा है, बहुत प्यारा नाम है ना? सपना जी रंजीत जी के चेहरे को देखकर बोली, हाँ बहुत प्यारा नाम है, बिल्कुल उस बच्ची की तरह और उसकी माँ की तरह। आप उससे मिले? क्या बात हुई, कब आएगी वह यहाँ पर? क्या उसने आपको अपना पापा मान लिया? रंजीत जी कुछ सोचते हुए बोले, नहीं वह नहीं मिली, पर वह इंसान मिला जिसने अब तक हमारी बच्ची की हिफाजत की है, उसे इतनी बड़ी करी और उसकी सारी प्रॉब्लम से बचाया है। सपना जी कंफ्यूजन में उन्हें देख रही थी तो रंजीत जी सारी बातें उन्हें बता देते हैं। सपना की हैरानी और नम आंखों से सारी बातें सुन रही थी। वह रंजीत जी के सीने में अपना चेहरा छुपाकर बोली, बहुत गलत हुआ है अरुणा के साथ। रंजीत जी उनकी बात का कोई जवाब नहीं देते। कुछ देर बाद सपना की बोली, अब आप क्या करेंगे, कैसे लाएंगे ख्वाहिश को वापस? रंजीत जी बिना किसी भाव के बोले, वो सब मैं देख लूंगा, पर मैं अपनी बच्ची को वापस जरूर ले आऊंगा, उससे पहले मुझे उससे मिलना है। सपना जी कुछ सोचकर बोली, आपने आरुषि की शादी तय कर दी है? रंजीत जी बिना किसी भाव के अपना सर हमें दिला देते हैं। सपना जी गुस्से से बोली, आपका दिमाग खराब हो गया है, आरुषि बच्ची है अभी, वह कितनी छोटी है और आप उसकी शादी करना चाह रहे हैं? रंजीत जी सपना जी के चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोले, तुम भी तो छोटी ही थी ना जब हमारी शादी हुई, इनफैक्ट मैं तो तुमसे 10 साल बाद हूँ और अनय आरुषि से बस यही करीब 5-6 साल बड़ा है, ज़्यादा नहीं। अनय एक मैच्योर और स्मार्ट लड़का है, वह हमारे बच्ची का हमेशा ख्याल रखेगा।
रंजीत जी बेड से खड़े होकर बोले। सपना जी बोली, पर एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए, आरुषि उससे प्यार। आरुषि की शादी अनय से ही होगी, बाकी किसी से नहीं, और मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। रंजीत जी सपना जी की बात को बीच में काटकर वॉशरूम में जाते हुए बोले। शर्मा हाउस। नीति के दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से कबीर को इमरजेंसी में यहाँ बुलाया गया था। सब लोग मिस्टर शर्मा के रूम में ही खड़े थे। अब मिस्टर शर्मा की हालत ठीक थी। कबीर उनसे बातें कर रहा था और उन्हें दवाई कैसे लेनी है वो समझा रहा था। नीति की आंखें नम हो गई थी, वह अपने दादाजी के बाजू में उन्हें गले लगाकर बैठी थी। नीति के दादाजी उसके माथे को सहलाकर बोले, देखो बेटा, अब शादी कर लो, मेरा कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मैं तुम्हारी शादी होते हुए देखना चाहता हूँ। नीति अपने दादाजी को घूर कर बोली, ऐसा मत बोलिए प्लीज दादाजी, मुझे अच्छा नहीं लगता, आपको कुछ नहीं होगा, और ऐसे कैसे शादी कर लूं, कोई एक अच्छा लड़का तो मिलने दो, आपको पता है इस दुनिया में अच्छे और लॉयल लड़कों की कितनी कमी है। कबीर अपना मुंह बनाकर अपने मन में बोला, तुम जैसी डायन से तो कौन ही शादी करेगा। वो वहां से उठाते हुए बोला, ठीक है दादाजी, अब मैं चलता हूँ, आपकी तबीयत ठीक है, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, और जहाँ तक बात रही इस डायन की, तो इससे पहले आपको किसी भूत को ढूंढना पड़ेगा जो इससे शादी करें। उसके बाद सुनकर सभी को हंसी आ जाती है। नीति उसे घूरने लगती है और कबीर वहां से चला जाता है। रौद्र मैंशन। सुबह के 9 बजे बज रहे थे। रुद्राक्ष की नींद खुल चुकी थी। वह अपने पास लेटी हुई खूबसूरत लड़की को देख रहा था। वह कभी उसके गालों को सहलाता तो कभी उसके होठों को, तो कभी उसकी आंखों को। वह ख्वाहिश के होठों के सहलाकर अपने मन में बोला, क्यों इतनी खूबसूरत हो तुम, इतनी खूबसूरती मैंने सच में कभी नहीं देखी, एंड आई एम ग्लैड कि ये खूबसूरती सिर्फ मेरे पास है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। वह ख्वाहिश के ब्लैंकेट के अंदर घुसकर उसके गले और सीने पर किस और बाईमा आधा टसा करने लगता है। ख्वाहिश की नींद धीरे धीरे खुलती है। वो रुद्राक्ष को खुद से दूर करके उसे ढूंढने लगती है। रुद्राक्ष उससे बोला, घूर क्या रही हो, 9 बजे बज रहे हैं, ऑफिस नहीं आना, अगर नहीं काम करना तो बोल देती ना, खामखा मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। इतना कहकर वो बेड से उठने लगता है तो ख्वाहिश जल्दी से उसके हाथ को पकड़कर बोली, नहीं प्लीज, हम भी आ रहे हैं ऑफिस, हम पूरा दिन घर में बोर हो जाते हैं। रुद्राक्ष एक डेविल स्माइल के साथ ख्वाहिश को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम की तरफ ले जाता है। कुछ देर बाद दोनों शावर लेकर बाहर आते हैं। दोनों ने ही बाथरॉब पहना हुआ था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के लिए सिंपल सी पिंक कलर के प्लाजो कुर्ती निकालकर उसे देते हुए बोला, तुम ऑफिस में ऐसे ही कपड़े पहनकर आओगी। ख्वाहिश अपना सर हमें हिलाकर चेंज करने चली जाती है और रुद्राक्ष भी अपना सूट लेकर रेडी होने लगता है। कुछ देर बाद वह दोनों एक साथ बाहर आते हैं। रुद्राक्ष जब ख्वाहिश को देखा है तो देखते रह जाता है, पर ख्वाहिश ने उसकी तरफ कुछ खास ध्यान नहीं दिया था। वह मिरर के सामने जाकर रेडी होने लगती है। रुद्राक्ष भी उसे इग्नोर करके रेडी होने लगता है। वह देखता है कि ख्वाहिश कंसीलर से सारे बाइट मार्क्स छुपा रही थी। ये देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह ख्वाहिश के पेट पर हाथ रखकर उसके पेट को अपने सीने से बिल्कुल चिपका देता है और उसके गले और कंधे पर किसी और बिट्स करने लगता है। CH-28। ख्वाहिश रुद्राक्ष के ऑफिस में। शादी की तारीख, ख्वाहिश और रंजीत जी की मुलाकात। रुद्राक्ष ख्वाहिश के कंधे पर किस और बाइट्स कर रहा था। ख्वाहिश ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसकी एक जोरदार चीख निकल जाती है। रुद्राक्ष ने काफी जोर से उसके गले पर काट लिया था। ख्वाहिश उसे खुद से दूर करके अपनी नम आंखों से उसकी तरफ देखती है। रुद्राक्ष एक तिरछी मुस्कान के साथ अपनी बाइट करी जगह पर सक करने लगता है, जिससे ख्वाहिश को थोड़ा रिलीज महसूस होता है। रुद्राक्ष उससे दूर होकर ख्वाहिश को घूरते हुए बोला, ये बाइट मार्क्स अगर दिख रहे हैं तो दिखने दो, इन्हें छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। ख्वाहिश बुरा सा मुंह बनाकर बोली, और सब देख लेंगे, फिर सबको हम पर शक हो जाएगा। रुद्राक्ष उसके होठों को सहलाकर बोला, शक होता है तो होने दो, वैसे भी यह अच्छी बात है, कोई तुम्हें अप्रोच नहीं करेगा, मगर किसी को लगा कि तुम किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं हो तो सब तुम्हें अप्रोच करेंगे, जो मैं नहीं चाहता। ख्वाहिश अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या आपको जलन हो रही है। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, जोक अच्छा था पर इतना अच्छा भी नहीं, अपने छोटे से दिमाग में ऐसी बातें लाना भी मत कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत को कभी किसी से जलन नहीं होगी, समझी, और जो चीज़ मेरी है वो बस मेरी ही है, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी चीज़ों पर नज़र डालें, इसलिए ऑफिस में सबसे दूर रहना, किसी से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और एक बात का क्या खास ध्यान है, अपने चेहरे से मास्क मत हटाना, अगर किसी ने तुम्हारी शक्ल देखी तो वो दिन उस इंसान का आखिरी दिन होगा और उसकी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, गॉट इट। ख्वाहिश उसकी सर्द आवाज सुनकर जल्दी से अपना सर हमें हिला देती है। रुद्राक्ष के हाथ को पकड़कर वहां से निकल जाता है। शेखावत इंडस्ट्रीज। रुद्राक्ष और ख्वाहिश दोनों ही कार में थे। वह लोग कंपनी पहुंच चुके थे। ख्वाहिश विंडो के बाहर से उस बड़ी सी ऊंची बिल्डिंग को देख रही थी जो आसमान को छू रही थी। रुद्राक्ष कुछ पल उसके मासूम चेहरे को देखता है और उसका चेहरा पकड़कर अपने सामने करके बिना कुछ कहे उसके होठों पर पैशनेट किस करने लगता है। ख्वाहिश को जैसे अब इन सारी चीजों की आदत हो गई थी। वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस ऐसे ही बैठे रहती है। कुछ देर बाद रुद्राक्ष उससे दूर होकर उसके चेहरे को अपने हाथों में काम कर शांत आवाज में बोला, नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे साथ, तुम्हें तुम्हारा काम सिखाया जाएगा, अगर नहीं आ रहा है तो श्री से या मुझसे पूछ लेना, कोई तुम्हें यहाँ कुछ नहीं कहेगा। ख्वाहिश धीरे से अपना सिर हमें हिला देती है। रुद्राक्ष बोला,
श्री बाहर है, तुम उसके साथ पहले जाओगी, मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम पहले ही दिन किसी कंट्रोवर्सी में फंस जाओ कि सीईओ साथ ऑफिस आने के चक्कर में। तुम अभी इन सब चीज़ों के लिए बहुत इनोसेंट हो। इतना कहकर रुद्राक्ष ख्वाहिश को जाने का कह देता। ख्वाहिश एक नज़र रुद्राक्ष को देखकर वहां से निकल जाती है। श्री बाहर ही था। वह ख्वाहिश को ऑफिस दिखाते हुए उसे रुद्राक्ष की पर्सनल लिफ्ट में ले जाता है। श्री उसे केबिन में ले आता है जो रुद्राक्ष के केबिन में ही बनाया गया था, बस उसके बीच में स्लाइडिंग डोर से पार्टीशन करके एक दूसरा केबिन बना दिया था, जिससे रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपनी आंखों के सामने रख सके और जब चाहे तब उसे देख सके। श्री ख्वाहिश को रुद्राक्ष की केबिन में लेकर आता है। ख्वाहिश जब रुद्राक्ष के केबिन को देखती है तो देखती रह जाती है। वो बड़ा और लग्जरियस था। ख्वाहिश अपनी आंखें फाड़े उस केबिन को देख रही थी। श्री अपना सर झुकाए रिस्पेक्ट से बोला, चलिए लेडी बॉस, मैं आपको आपके केबिन में छोड़ देता हूँ और जो भी सारे काम है वह आपको राशि समझा देगी। ख्वाहिश मासूमियत से बोली, क्या ये हमारा केबिन नहीं है? श्री बोला, नहीं, ये बॉस का केबिन है, आपका केबिन सामने है। वो स्लाइडिंग डोर ओपन करके में दिखता है जो रुद्राक्ष की जितना ही लग्जरियस और क्लास सी था, पर साइज में रुद्राक्ष से थोड़ा कम था। श्री ख्वाहिश को वहां बैठने का बोलकर बाहर चला जाता है। ख्वाहिश सारी चीज देख रही थी। उसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था जो उसको रुद्राक्ष ने पहनाया था और उसे निकालना नहीं था, क्योंकि रुद्राक्ष ने कहा था कि जब ख्वाहिश रुद्राक्ष के सामने हो तभी ही निकालना है, वरना नहीं। ख्वाहिश अपनी मूविंग चेयर पर बैठकर गोल गोल घूम रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी वहां पर एक लड़की आ जाती है जिसने व्हाइट शर्ट और ब्लैक कलर की स्कर्ट पहनी हुई थी। ब्लैक पेंसिल हील और ओपन हेयर के साथ वो लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो जब ख्वाहिश को देखती है तो उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वह अपने मन में बोली, इस बच्चे को काम सीखने के लिए श्री सर ने मेरा टाइम वेस्ट किया और इसे रुद्राक्ष सर के केबिन में अलग से क्यों केबिन बनाकर दिया गया। ओ जरूर कोई दूसरा रास्ता लेकर इस ऑफिस में काम लिया है, वो भी रुद्राक्ष सर की असिस्टेंट का, जो इतने सालों से सिर्फ श्री सर कर रहे थे। रुद्राक्ष सर ने कभी एक फीमेल असिस्टेंट नहीं रखी और उन्होंने आज इस बच्ची को अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना दिया, वह भी एक लग्जरियस केबिन के साथ, वह भी उनके ही केबिन में। सबको पता है कि वह रंगीन मिजाज के हैं, पर इस लड़की ने ऐसा भी क्या कर दिया जो रुद्राक्ष ने उसे अपनी पर्सनल असिस्टेंट बना दिया। देखने में तो ठीक ठाक ही लग रही है, पर उसने अपना फेस क्यों कवर कर रखा है। ख्वाहिश की नज़र जब उस लड़की पर पड़ती है तो वह अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोली, हेलो, हमारा नाम ख्वाहिश गुप्ता है। वह लड़की ख्वाहिश की इतनी प्यारी आवाज़ सुनकर कुछ पल के लिए उसे देखती रह जाती है। ख्वाहिश उसे खुद को ऐसे देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तुम यहाँ पर उसे देखने नहीं, उसे काम सिखाने के लिए आए हो, और अगर यह काम तुमसे नहीं होता देन लीव। रुद्राक्ष की सर्द आवाज़ वहाँ पर गूंज जाती है। उसे राशि का ख्वाहिश को ऐसे देखने बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। राशि जल्दी से अपने होश में आती है और अपना सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी सर, मैं इसे अभी इसका काम सिखा देती हूँ। रुद्राक्ष उसे घूरते हुए बोला, कॉल हर मेम, तू तड़क नहीं होना चाहिए, उसके साथ वह तुमसे ऊंची पोस्ट पर है, तुम उसके सामने कुछ नहीं हो। उस लड़की को रुद्राक्ष के मुंह से ये सब सुनकर काफ़ी एम्बारसमेंट फील हो रही थी। हालांकि उसके लिए ये पहली बार नहीं था। रुद्राक्ष ने इससे पहले भी उसे कई बार डांटा है, पर किसी और के सामने नहीं डांटा था, और वह भी किसी लड़की के सामने। हमेशा सबको ये दिखाती थी कि राशि रुद्राक्ष की फेवरेट एम्प्लॉय है और रुद्राक्ष राशि की खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस्ड है, पर सच है तो बस उसे ही पता था। राशि फिर से अपना सर झुकाकर बोली, आई एम सॉरी सर। रुद्राक्ष कुछ पल ख्वाहिश को देखने के बाद अपने कैबिन में चला जाता है और अपना काम करने लगता है। उसका ध्यान बराबर ख्वाहिश के ऊपर भी था। ख्वाहिश एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, वह सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख रही थी। जो चीज़ रुद्राक्ष भी नोटिस कर रहा था, उसने वह कांच का स्लाइडिंग डोर ओपन रखा हुआ था जिससे वह ख्वाहिश को अच्छे से देख सके और सुन सके। मल्होत्रा मैंशन। आरुषि अपना मुंह बिगाड़ कर बैठी हुई थी। वहां पर रंजीत जी, सपना जी, एक पंडित जी और अनय की फैमिली वहां पर आई हुई थी आरुषि और अनय की शादी की डेट निकालने के लिए। आरुषि को देखकर लग रहा था कि जैसे वह भी रो ही देगी, पर वो अपने आंसुओं को संभाल कर बैठी थी। पंडित जी ने शादी का मुहूर्त अगले 1 महीने के अंदर निकला था। आरुषि यह सुनकर रोने ही लगी थी। मैसेज चद्धा यानी कि अनय की मॉम वो आरुषि के माथे को सहल कर बोले, तुम फिक्र मत करो बेटा, तुम जो चाहती हो वो शादी के बाद कर सकती हो, पढ़ाई या फिर दुनिया घूमना, अपने करियर पर ध्यान देना, कुछ भी कर सकती हो, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। और अनय भी तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अगर वह तुम्हें कभी डांट देना तो मेरे पास आना, मैं उसकी अच्छे से क्लास लगाऊंगी। आरुषि उनकी का कोई जवाब नहीं देती और वह वहां से उठकर अपने रूम में चली जाती है। अनय उसे देख रहा था पर वो कुछ कहता नहीं है। अनय की फैमिली कुछ देर बातें करते हैं, फिर वह लोग भी वहां से निकल जाते हैं। सपना जी भी कुछ खास खुश नहीं थी। वह रंजीत जी से बोली, क्यों कर रहे हैं आप ये सब, अभी वो बच्ची है फिर भी आपको अपनी जिद पूरी करनी है। रंजीत जी अपनी जेब में हाथ डालकर बोले, छोटी नहीं है वो, अब उसे शादी कर लेनी चाहिए, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि वह फिर से उस अर्थ रोए के चक्कर में, इसलिए उसका अनय से शादी कर लेना ही सही है। इतना कहकर वह बिना सपना जी की बात सुने वहां से निकल जाते हैं।
दूसरी तरफ रुद्राक्ष अपनी मीटिंग में से वापस आता है। वह ख्वाहिश की तरफ देखता है जो एक नोट में कुछ लिख रही थी। रुद्राक्ष अपने चेयर पर बैठकर अपने फ़ोन से ख्वाहिश के फ़ोन पर कॉल कर देता है। ख्वाहिश जब देखती है कि रुद्राक्ष का कॉल आ रहा है तो वह अपना सर उठाकर रुद्राक्ष की तरफ देखती है तो रुद्राक्ष उसे अपनी 2 उंगलियों से अपने पास आने का इशारा करता है तो ख्वाहिश मुंह बिगाड़कर उसके पास चली जाती है। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लेता है और उसके गाल को सहलाने लगता है। ख्वाहिश अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्या कर रहे हैं आप? रुद्राक्ष उसके गले को स्नीफ करते हुए बोला, तुम्हें फील कर रहा हूं। ख्वाहिश की धड़कन बढ़ गई थी उसकी हरकत से। ख्वाहिश उसके चेहरे को अपनी गर्दन से निकाल कर बोली, प्लीज़ आप यह मत कर कीजिए ना, हमें बहुत डर लगता है जब आप ऐसा करते हैं तो। रुद्राक्ष डेविल स्माइल के साथ बोला, तो डरा करो मुझसे, तुम्हें हमेशा मुझसे डर कर ही रहना होगा, जितना तुम मुझे डरोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ख्वाहिश उसकी आंखों में देख रही थी जिसमें रोज से कुछ अलग भाव थे। वह जल्दी से अपनी नज़र झुका लेती है। रुद्राक्ष उसके गाल को अपने होठों से सहला कर बोला, अब तुम्हें अपना काम पता चल गया है तो ये भी पता होगा कि 4 बजे हमारे एक मीटिंग है सनशाइन होटल में, हमें वहां जाना है, सो प्रिपेयर योरसेल्फ, तुम भी मेरे साथ जाने वाली हो। ख्वाहिश उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। रुद्राक्ष वॉच की तरफ देखता है जिसमें 3:30 बज रहे थे। वो ख्वाहिश को अपने साथ नीचे ले जाते हुए बोला, होटल थोड़ा दूर है, मुझे लेट पहुंचना बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए अभी निकलना होगा। रुद्राक्ष ने ख्वाहिश का हाथ पकड़ा हुआ था। आदित्य जो रुद्राक्ष केबिन में आ रहा था वह देखता है कि रुद्राक्ष के साथ कोई लड़की है तो वह पहले हैरान हो जाता है, पर जब वह ख्वाहिश की तरफ गौर से देखता है तो उसे समझ आ जाता है कि यह ख्वाहिश है। हालांकि ख्वाहिश ने मास्क पहने हुआ था फिर भी आदित्य समझ गया था। वो अपने बालों को मुट्ठियों में भरकर बोला, है भगवान, भाई का ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि यह बेचारी मेरी प्रेग्नेंट भाभी को ऑफिस पर भी ले आने लगे। बेचारी ख्वाहिश, अच्छा हुआ आपने मुझे ख्वाहिश नहीं बनाया वरना मैं तो उल्टियां कर करके मर जाता। पता नहीं भाई उससे कितना चिपकती होंगे जो कुछ ही दिन में उसे प्रेग्नेंट कर दिया। वो वहीं खड़ा अजीब अजीब से एक्सप्रेशंस दे रहा था। उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि रुद्राक्ष वहां से निकल चुका है। सनशाइन होटल। रुद्राक्ष ख्वाहिश का हाथ पकड़कर होटल के अंदर आ चुका था। वह रिसेप्शन पर कुछ बात कर रहा था। वह ख्वाहिश से बोल, तुम यहीं रुको, मैं अभी आया, कहीं मत जाना। ख्वाहिश हाँ में सिर हिला देती है। ख्वाहिश वही खड़ी थी पर तभी कोई इंसान जो काफ़ी जल्दी में लग रहा था वह ख्वाहिश से टकरा जाता है। ख्वाहिश गिरती उससे पहले ही उसने ख्वाहिश को संभाल कर खड़ा कर दिया था। वह इंसान ख्वाहिश के माथे पर हाथ रखकर बोला, आप ठीक है ना बेटा? ख्वाहिश जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाकर बोली, हाँ अंकल हम ठीक है शुक्रिया। इतना कहकर वो थोड़ी पीछे हो जाती है। वो आदमी यानी कि रंजीत जी कुछ पल ख्वाहिश को देखने लगते हैं। हालांकि उसने मास्क पहन रखा था। वो कुछ देर में वहां से निकल जाते हैं। वो आसपास देख रहे थे, उन्हें काफ़ी बेचैनी महसूस हो रही थी। CH-29 ख्वाहिश के साथ जबरदस्ती। रुद्राक्ष का रौद्र अवतार, मौत। ख्वाहिश भी जाते हुए रंजीत जी को ही देख रही थी, तभी वहां पर रुद्राक्ष आ जाता है। वह ख्वाहिश को कहीं और देखना पकड़ उसके चेहरे को अपने सामने करके सख्त आवाज में बोला, किसे देख रही हो? ख्वाहिश जल्दी से उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं किसी को नहीं देख रहे हैं, बस ऐसे ही सारी इंटीरियर देख रहे थे। रुद्राक्ष उसे घूर कर बोला, क्या लगता है तुम्हें मैं बेवकूफ़ हूँ? ख्वाहिश अपना सर हमें हिला देती है तो रुद्राक्ष उसे अपनी आंखें छोटी धूल के लगता है। ख्वाहिश को जब रियलाइज होता है कि क्या कह दिया तो वह जल्दी से अपना सिर पूरी तरह से नामे हिलाकर बोली, नहीं नहीं आप बेवकूफ़ नहीं है, आप तो बहुत इंटेलिजेंट है। रुद्राक्ष उसे इग्नोर करके आगे जाते हुए बोला, फॉलो मी। ख्वाहिश मुंह फुलाकर उसकी एक्टिंग करते हुए बोली, फॉलो मी। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर देखता, ख्वाहिश का ध्यान उसके ऊपर नहीं था। वह रुद्राक्ष के साथ टकरा जाती है। रुद्राक्ष एक गहरी सांस लेकर बोला, क्या तुम ठीक से नहीं चल सकती? हमेशा किसी चीज़ से टकराना, गिरते पड़ते रहना, ये सब क्लमजीनेस दिखाना जरूरी है। ख्वाहिश चीर कर बोली, हम तो चल ही रहे थे, ठीक से आप ही रुक गए तो हम आपसे टकरा गए। रुद्राक्ष गुस्से से मगर धीमी आवाज में बोला, ये जो तुम हमेशा जबान लड़ाती रहती हो ना, यह मेरे सामने मत करना बदतमीज। उल्टा जवाब देने वाली लड़की, क्या यही सिखाया है तुम्हारे बाप ने तुम्हें कि अपने से बड़ों से जबान लड़ाओ? ख्वाहिश धीरे से बोली, हमारे पापा ने तो हमें बहुत कुछ अच्छा सिखाया है, खुद को कभी देखा है कितने बड़े बदतमीज खड़ूस राक्षस कहीं के हैं। हमारे पापा की परवरिश के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, बड़े आए। रुद्राक्ष अपना कान उसके मुंह के पास ले जाते हुए बोला, यह क्या बोल रही हो तुम? साफ साफ बोलो, मुझे भी सुनाई दे। ख्वाहिश पीछे जाकर बोली, कुछ नहीं, हम तो बस आपकी तारीफ कर रहे थे। रुद्राक्ष उसके हाथ को पकड़कर दबाते हुए बोला, हाँ वो तो मुझे पता है कितनी अच्छी तारीफ कर रही होगी तुम मेरी। इतना कहकर वो उसे खींचते हुए लिफ्ट की तरफ ले जाता है। ख्वाहिश उसके हाथ को पकड़कर बोली, अरे धीरे चले ना प्लीज़, हमारा हाथ टूटकर नीचे गिर जाएगा। रुद्राक्ष पीछे मुड़कर उसे घूर कर बोला, अब एक और वर्ड तुमने अपने मुंह से निकला तो मैं तुम्हें ऊपर ले जाकर 50 से फ्लो से नीचे फेंक दूंगा, और यकीन मानो मुझे ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ख्वाहिश जल्दी से अपने मास्क हाथ रखकर अपना सिर नामे हिला देती है। उसकी इस क्यूट हरकत पर रुद्राक्ष के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मुस्कान आ गई थी जो उसने ख्वाहिश के सामने जाहिर नहीं होने दी थी।
मीटिंग रूम, वहां पर रुद्राक्ष एक बड़े से सोफे पर किसी राजा की तरह अपने पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ हुआ था। उसके बाजू में ख्वाहिश और पीछे श्री खड़ा था, जो रुद्राक्ष से पहले मीटिंग रूम में पहुंच चुका था। उसके सामने मिस्टर सक्सेना, जिस इंसान के साथ मीटिंग होने वाली थी, और उनके दो बेटे बैठे हुए थे। उन दोनों लड़कों का ध्यान बार बार ख्वाहिश के ऊपर जा रहा था, जो मीटिंग में हो रही इंपॉर्टेंट बातों को नोट कर रही थी। ख्वाहिश का ध्यान उनके ऊपर नहीं था, पर रुद्राक्ष ये बात नोटिस कर रहा था। उसने गुस्से से अपनी मुठिया कसी हुई थी, पर वह फिलहाल के लिए कुछ नहीं करना चाहता था। वह दोनों लगातार उन लड़कों को घूरे जा रहा था। उन दोनों को जब अपने ऊपर रुद्राक्ष की जलती हुई नज़र महसूस होती है तो वह दोनों अपना सिर झुका के बैठ जाते हैं। मीटिंग काफ़ी लंबी चली थी। करीब 2 घंटे बाद रुद्राक्ष ख्वाहिश का हाथ पकड़कर वहां से उठाते हुए बोला, मुझे नहीं लगता आपके साथ काम करके मेरा कोई फ़ायदा है मिस्टर सक्सेना। फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ आपका है, क्योंकि रुद्राक्ष सिंह शेखावत के साथ काम करके आप अपनी डूबती कंपनी बचा लेंगे। मिस्टर सक्सेना जल्दी से बोले, नहीं मिस्टर शेखावत, आप चाहे तो इस डील में मैं आपको 80% प्रॉफिट दे सकता हूं, पर प्लीज़ ये डील कैंसिल मत करें। रुद्राक्ष बिना किसी भाव के बोला, अगर तुम मुझे 100% प्रॉफिट भी दे दो फिर भी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे तुम्हारे ये 2 नमूने बिल्कुल नहीं पसंद आए। इतना कहकर वो वहां से बाहर निकल जाता है। ख्वाहिश रुद्राक्ष के हाथ पर लगभग पूरी तरह से लटकते हुए बोली, अच्छा हुआ आपने मना कर दिया, वरना हमें तो लगा ही नहीं रहा था कि वो हमें जाने देंगे। 2 घंटे कोई मीटिंग चलती है क्या कुछ भी? रुद्राक्ष उसके चेहरे को गौर से देख रहा था, जो काफी टायर्ड हो चुका था, पर उसे ख्वाहिश के ऊपर भी गुस्सा आ रहा था, जबकि उसे पता था कि ख्वाहिश की कोई गलती नहीं थी। वो लड़के उसे देख रहे थे, ये बात तो खुद ख्वाहिश को भी नहीं पता थी। वह ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर बोला, भूख लग रही है तुम्हें? ख्वाहिश क्यूटली अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, बहुत जोर से लग रही थी, पर हमें लगा कि आप गुस्सा करेंगे इसलिए हमने नहीं बताया। रुद्राक्ष खुद के गुस्से को शांत करके बोला, मैं चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम में हूँ, अगर तुम्हें भूख लगी हो तो मुझे बोल दो, और अगर मैं नहीं हूँ तो फिर खुद कैंटीन से खाना ऑर्डर करके खा लेना। ओके, वेट करने की जरूरत नहीं है, श्री से भी कह सकती हो, गॉट इट। ख्वाहिश 3-4 बार अपना सर हमें हिला देती है, तभी वह देखता है कि अर्थ का कॉल था। रुद्राक्ष कॉल रिसीव करके बोला, मैं तुझे कुछ वक्त में मिलता हूँ। अर्थ रोने जैसी आवाज में बोला, नहीं यार, मुझे तुझे से बात करनी है, इट्स अर्जेंट। रुद्राक्ष ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे वही खड़ा करके बोला, यही रहना, यहाँ से हिलना भी मत। ख्वाहिश किसी होशियार बच्चे की तरह अपना सिर हाँ में हिलाकर वही चुपचाप खड़ी हो जाती है, जैसे वह कोई पुतला हो, क्योंकि वो हिलकर रुद्राक्ष को गुस्सा दिलाकर खुद के लिए मुसीबत बिल्कुल नहीं मोड़ना चाहेगी। रुद्राक्ष अर्थ से बात करते हुए थोड़ी दूरी पर चला जाता है, और उसका ख्वाहिश के ऊपर भी था। उसे आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, जिस वजह से वो थोड़ा आगे चला गया था। ख्वाहिश अभी भी वही खड़ी थी। उसे रुद्राक्ष दिखाई दे रहा था, जिसके चेहरे के एक्सप्रेशंस काफी सीरियस लग रहे थे। ख्वाहिश आपने कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा देती है, तभी कोई पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे घसीटते हुए दूसरी तरफ लेकर चला जाता है। ख्वाहिश का मुंह बंद था, जिस वजह से वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। वह इंसान ख्वाहिश को लिफ्ट में लेकर आखिरी फ्लोर में ले आता है। वह ख्वाहिश को एक बड़े से रूम में लाकर उसे बेड की तरफ धक्का दे देते हैं। तब जाकर ख्वाहिश को अच्छे से सांस आ रही थी। वह गहरी सांस ले रही थी, उसे कुछ ठीक से दिख नहीं रख रहा था। वह खुद को शांत करती है और आसपास देखती है तो वो खुद को एक बड़े से रूम में पाती है, जो काफ़ी ऊंचाई पर था। वो सामने देखती है तो यह वही 2 लड़के थे जो उसने रूम में देखे थे, जो मिस्टर सक्सेना के साथ थे। मिस्टर सक्सेना के बेटे रोनी और विकी, वह दोनों ही ख्वाहिश को अपने हवस भरी नज़रों से देख रहे थे। ख्वाहिश को ये सब देखकर बिल्कुल अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। वह उन दोनों से बोली, आप लोग हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? हमें जाना है। इतना कहकर वो जल्दी से डोर की तरह जाती है तो वह दोनों लड़के डोर के सामने खड़े हो जाते हैं, और ख्वाहिश को देखकर एक गंदी हंसी हंसते हुए बोली, चली जाना, बिल्कुल चले जाना, पहले हमें अपना जी तो बहलाने दो तुमसे, जैसे वह रुद्राक्ष सिंह शेखावत करता है तुम्हारे साथ। देखा हमने वह कैसे देख रहा था तुम्हें, तुम्हारा हाथ पकड़ रहा था। इसलिए अब प्लीज़ ये सती सावित्री वाला नाटक हमारे सामने मत करना, क्योंकि सबको पता है कि रुद्राक्ष सिंह शेखावत ने आज तक कभी एक फीमेल असिस्टेंट नहीं रखी, पर उसने तुम्हें रखा है, जिससे साफ पता चलता है कि तुम उसके लिए क्या हो। तुम उसके लिए सिर्फ एक से टॉय हो, एक प्लेजर्स लेने की मशीन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अगर तुम उसके लिए वो कर सकती हो तो हमारे लिए भी यह कर ही सकती हो, नॉर्मल सी बात है। और अगर तुम पैसे चाहती हो तो हम तुम्हें पैसे भी देने को तैयार है। उनकी बातें सुनकर ख्वाहिश को बहुत डर लगने लगा था। वह अपना डर छुपाकर उन दोनों को घूरते हुए बोली, खबरदार अगर हमारे बारे में कुछ भी बोला तो वरना आप लोगों के लिए बहुत बुरा होगा। हटिए हमारे रास्ते से और जाने दीजिए हमें। रोनी हंसते हुए बोला, सुन रहा है भाई, कैसे गांव की गोरी को ले आया है रुद्राक्ष अपने लिए? जो भी कहो, ये लड़की है बहुत खूबसूरत। विकी ख्वाहिश को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला। रोनी ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, चलो अब ज़्यादा नाटक मत दिखाओ। ख्वाहिश उससे अपने हाथ को छुड़ाकर उसे थप्पड़ जड़ देती है। ये देखकर रोनी और विक्की दोनों को बहुत गुस्सा आ जाता है, और रोनी एक थप्पड़ ख्वाहिश को जड़ देता है, जिससे वह संभल नहीं पाती और उसका सर बेड के कोने से टकरा जाता है। उसे अपने सिर पर चोट लग गई थी, जहां से हल्की ब्लीडिंग होने लगी थी।
विकी उसके बालों में मुट्ठी भर के उसके चेहरे को अपने चेहरे के बिल्कुल पास करके बोला, ये तूने बिल्कुल अच्छा नहीं किया, मेरे भाई पर हाथ उठाया, तेरी औकात ही क्या है जो हम जैसे बड़े घर के लड़कों को रिजेक्ट कर रही है? क्या ये तू सिर्फ रुद्राक्ष की बाहों में सोने के लिए है? तो चली जाना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, पर अगर तुमने यही एटीट्यूड दिखाया तो हम तुझे जान से मारने के पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे, है ना भाई? रोने भी उसकी हमें हाँ मिलता है और ख्वाहिश के हाथ को पकड़कर उसे बेड पर धक्का दे देता है। ख्वाहिश जल्दी से बेड से उतरकर डोर की तरफ भागने लगती है तो विकी उसे पकड़कर डोर से सटाते हुए उसकी पीठ को अपने सीने को लगाकर उसके कान में बोला, यह क्या बात हुई खूबसूरत लड़की, हम बस तुम्हारे साथ खेलना चाहते हैं, तुम तो हमें अपने साथ और रफ होने के लिए मजबूर कर रही हो। वह ख्वाहिश के कंधे पर किस करते हुए बोला। ख्वाहिश रोने लगी थी और रोते हुए बोली, हमें छोड़ दीजिए प्लीज़, हमें नहीं अच्छा लग रहा ये सब। रोनी उसके हाथ पर किस करते हुए बोला, तो क्या अच्छा लगता है तुम्हें सिर्फ रुद्राक्ष की बाहों में रहना? ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी हुई हम जैसे आशिकों के साथ जो तुम जैसे जिस्मों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ख्वाहिश अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोली, रुद्राक्ष कहाँ है आप? हमें आपके पास आना है, हमें ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ हमें यहाँ से निकालिए। वो रोने लगी थी और बस रुद्राक्ष को बुला रही थी। हाँ, रुद्राक्ष भी उसके साथ रूड बिहेव करता था, पर उसे जितना बुरा और ख़राब इस वक्त लग रहा था उतना उसे रुद्राक्ष के टाइम पर नहीं लगता था। वो भले ही रुद्राक्ष को नहीं चाहती पर उसकी बॉडी कभी रुद्राक्ष को रेसिस्ट नहीं कर पाती थी, पर ऐसे रुद्राक्ष के अलावा किसी और का छूना ख्वाहिश को रास नहीं आ रहा था। वो उन दोनों को धक्का देकर जोर से बोले, रुद्राक्ष। रुद्राक्ष फोन पर अर्थ से बात कर रहा था, उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसकी नज़र वहां पर जाती है जहां पर उसने ख्वाहिश को खड़ा किया था, वहां इस वक्त ख्वाहिश नहीं थी। ये देखकर उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो अर्थ से बोला, आई कॉल यू लेटर। इतना कहकर वह जल्दी से कॉल काट कर अपनी जेब में डाल देता है और ख्वाहिश को आसपास देखने लगता है, पर उसे ख्वाहिश कहीं नहीं मिलती। वह अपने दांत पीस कर बोला, डैम इट स्वीट हार्ट, कहाँ चली गई तुम? क्यों तुम मुझे हमेशा अपने ऊपर गुस्सा करने के लिए मजबूर कर देती हो? जब मैंने कहा कि यही खड़ी रहो तो यही खड़ा रहना था। वहां पर श्री आ जाता है। रुद्राक्ष उसे ख्वाहिश को ढूंढने के लिए कह देता है। श्री भी आसपास ख्वाहिश को ढूंढने लगा था। रुद्राक्ष चिल्लाकर बोला, ऐसे नहीं श्री, नीचे जाओ और जल्दी से लाइव फुटेज देखो होटल की कि स्वीट हार्ट को कहाँ ले जाया गया है। श्री यस बॉस कहकर जल्दी से नीचे चला जाता है। रुद्राक्ष की नज़र सामने लिफ्ट की तरफ जाती है जहां पर ख्वाहिश की एक जूती पड़ी हुई थी। वह जल्दी से उस तरफ जाता है। वो उस जूती को अपने हाथ में ले लेता है। एक बाहर थी, वो दूसरी ढूंढने लगता है तो लिफ्ट ओपन होते हैं। वो देखता है कि दूसरी जूती लिफ्ट के अंदर थी। वो उसे भी अपने हाथ में उठा लेता है और लिफ्ट में घुस जाता है। वो कुछ सोचकर लास्ट फ्लो का बटन प्रेस कर देता है। वो बार बार ख्वाहिश के फ़ोन पर कॉल कर रहा था, रिंग जा रही थी पर कोई उठा नहीं रहा था। रुद्राक्ष लास्ट फ्लोर पर आकर देखता है जहां पर सिर्फ एक ही रूम बना हुआ था और उस बड़े से लग्जरियस रूम के बाहर से ख्वाहिश के फ़ोन की रिंग सुनाई देती है। वह उसके फ़ोन को देखता है जो कोने में नीचे पड़ा हुआ था। देखकर ऐसा लग रहा था जैसे छीना झपटी में नीचे गिर गया हो। उसके फ़ोन की स्क्रीन बुरी तरह से टूट चुकी थी। रुद्राक्ष अपनी मुठिया कसते हुए बोला, जिस किसी ने भी मेरी स्वीट हार्ट को हट करने की कोशिश की मैं उसे बहुत बुरी मौत दूंगा, इतनी की उसकी रूह तक काम जाएगी। CH30 रुद्राक्ष और ख्वाहिश लव मेक। रुद्राक्ष का रौद्र रूप, मौत का तांडव। रुद्राक्ष गुस्से से उस रूम के डोर पर एक लात मारता है जिससे वह दरवाजा टूट जाता है। वो अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी गुस्से से लाल आंखें और गुस्से से भर जाती है। वो देखता है कि विकी ख्वाहिश किस करने की कोशिश कर रहा था और उसे एक थप्पड़ जड़ देता है और रोनी उन दोनों की वीडियो बना रहा था और हंस रहा था। वो लोग जब दरवाजा टूटने की आवाज़ सुनते हैं तो गुस्से से डोर की तरफ देखते हैं और वो लोग रुद्राक्ष को देखकर डर जाते हैं। ख्वाहिश रुद्राक्ष को देखकर रोते हुए बोली, रुद्राक्ष। उसका रोना और तेज हो गया था। विकी उसके ऊपर से हट जाता है और ख्वाहिश फ्री हो चुकी थी। वो जल्दी से बेड से उठकर अपने कदम रुद्राक्ष की तरफ बढ़ा देती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। यह आज पहली बार था कि ख्वाहिश ने खुद से रुद्राक्ष को गले लगाया था। रुद्राक्ष महसूस कर सकता था कि ख्वाहिश कितना डर गई है। उसके दिल की धड़कन में बेहद तेज थी, उसकी सांसें भी बहुत तेज चल रही थी। रुद्राक्ष भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लेता है। उसे खुद नहीं पता था कि वो ख्वाहिश के नहीं मिलने पर कितना डर गया था और कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, और वही हुआ जिसका उसे डर था। विक्की और रॉनी दोनों ही अपनी डरे हुए नज़रों से रुद्राक्ष को देख रहे थे। उन्हें उस रूम से बाहर जाना था पर रुद्राक्ष बिल्कुल दरवाजे के पास ही खड़ा था, जिस वजह से उन दोनों की हिम्मत नहीं हो रही थी बाहर जाने की। रुद्राक्ष ख्वाहिश को दूर करके उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता। वह देखता है कि ख्वाहिश के दोनों गालों पर थप्पड़ मारने के निशान थे और वो सूज गए थे। उसके गोरे गालों पर उंगलियों के निशान छप गए थे। रुद्राक्ष अपनी जेब से रुमाल निकालकर ख्वाहिश के आंसुओं से भरे चेहरे को साफ करता है। उसकी नज़र ख्वाहिश के कंधे पर जाती है जहां से उसकी स्लीव थोड़ी फट चुकी थी और उसके कंधे पर हल्के दांतों के निशान थे। ये देखकर रुद्राक्ष का दिमाग और खराब हो गया था। वह अपना कोट निकालकर ख्वाहिश के हाथ में पकड़ा देता है, अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोल देता है और अपनी स्लीव्स फोल्ड करते हुए अपने कदम उन दोनों लड़कों की तरफ बढ़ा देता है। वो इस लुक में बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। वो दोनों लड़के अपने कदम पीछे लेते हुए बोले,
देखिए सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपकी असिस्टेंट खुद हमें सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और जब उसने देखा कि आप आ गए तो उसने ये सारा ड्रामा किया, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अगर आप सजा देना चाहते हैं तो इस गवार लड़की को दीजिए। रुद्राक्ष विकी के कॉलर को पकड़कर उसे अपने पास खींच लेता है और उसके चेहरे पर लगातार पंचे करने लगता है। कुछ ही पलों में विकी हालत काफी खराब हो गई थी। रॉकी अपने भाई को बचाना चाह रहा था पर रुद्राक्ष के गुस्से को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बीच में पड़ने की। रुद्राक्ष के ऊपर के 4 बटन खुले हुए थे, 2 वो हमेशा खुले ही रखता था और 2 उसने अभी खोले। उसके बाल उसके आंखों पर उसकी पलकों को छू रहे थे, उसकी बुरी तरह से लाल आंखें जो ये बयान कर रही थी कि वह कितना गुस्से में है। उसके हाथ और माथे की नसें दिखने लगी थी। रॉकी वहां से जाने लगता है तो रुद्राक्ष उसके पैर को पकड़कर खींच लेता है जिससे वह मुंह के बाल जमीन पर गिरता है। उसे अपने सर और नाक पर चोट आ गई थी। रुद्राक्ष उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर उसके माथे को बैट के कोने के साथ जोर से भिड़ा देता है जिससे उसके माथे से बेहद खून आने लगा था। रुद्राक्ष गुस्से से उन दोनों को मारे जा रहा था, उसे कोई होश ही नहीं था, वह दोनों बेहोश हो चुके थे। ये देखकर ख्वाहिश काफी डर जाती है। वह रुद्राक्ष को मना कर रही थी, उन्हें ना मारने के लिए रुद्राक्ष को रोक रही थी पर उसका कोई फायदा नहीं था। आखिर में ख्वाहिश आगे बढ़कर रुद्राक्ष को पीछे से अपने कस के अपने गले लगा लेती है, उसके सीने पर अपने हाथ से धीरे धीरे सहलाने लगती है। उसका रोना पहले से थोड़ा कम हो गया था, उसका पूरा ध्यान रुद्राक्ष को शांत करने में था। रुद्राक्ष थोड़ा शांत हो जाता है और पीछे मुड़कर ख्वाहिश को कस के अपने गले से लगा लेता है और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लेता है। रुद्राक्ष ख्वाहिश को इतना कस के गले लगाया था जैसे वह उसे अपने अंदर समा लेना चाहता हो। ख्वाहिश जो पहले रो रही थी इतनी बुरी तरह से वह अब रुद्राक्ष को शांत करने में लगी थी क्योंकि उसने देख लिया कि रुद्राक्ष का गुस्सा किस हद तक खराब है। वह गुस्से में किसी इंसान की जान लेने से भी पीछे नहीं हटेगा, पर उसे यह नहीं पता था कि जो अभी हुआ वो बस एक छोटा सा ट्रेलर था। उन लड़कों के साथ अब क्या होगा ये चीज़ तो रुद्राक्ष डिसाइड करेगा। तभी वहां पर श्री आ जाता है और उसके कुछ गार्ड्स भी थे। वह लोग रुद्राक्ष और ख्वाहिश को बिना एक नज़र भी देखे उन लड़कों को उठाकर वहां से कहीं ले जाते हैं। रुद्राक्ष कुछ देर बाद ख्वाहिश से अलग होता है और उसके माथे पर एक लंबी किस कर लेता है। ख्वाहिश को रुद्राक्ष के साथ अच्छा फील हो रहा था, उसने अभी भी रुद्राक्ष को छोड़ा नहीं था। रुद्राक्ष उसे खुद से दूर करता है पर ज़्यादा दूर नहीं हुआ था, वह भी उसके काफ़ी करीब था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर बोला, घर चलते हैं। ख्वाहिश जल्दी से अपना सर हमें हिला देती है। रुद्राक्ष उसे अपना ब्लेजर पहने देता है और उसके चेहरे पर मास्क लगा देता है। ख्वाहिश ने अभी एक कदम ही बढ़ाया था कि रुद्राक्ष उसे अपनी गोद में उठा लेता है और नीचे की तरफ ले जाने लगता है। ख्वाहिश को लगा नहीं था कि रुद्राक्ष सबके सामने ऐसा कुछ करेगा। वह अपना चेहरा रुद्राक्ष के गले में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, ज़्यादा ना सोचते हुए। रॉय मैंशन, अर्थ, कबीर, आदित्य तीनों अर्थ के कमरे में थे और बेड पर पेट के बल लेटे बातें कर रहे थे। कबीर और आदित्य कुछ मजाक कर रहे थे और उसके ऊपर हंस रहे थे। अर्थ उन दोनों एक एक तकिया मारते हुए बोला, कमीनों सालों मैंने तुम्हें यहाँ अपना दुख बांटने के लिए बुलाया है और तुम दोनों हो कि यहाँ पर हंसी मजाक कर रहे हो, खाना पीना खा रहे हो। मैंने तुम लोगों को यहाँ अपनी शादी की पार्टी देने नहीं बुलाया है। मेरा बिना शादी के तलाक होने जा रहा है, कुछ करो कमीनों, अपने दोस्त का घर बसने के लिए कोई अच्छा आइडिया दो। कबीर अपने चेहरे को सहलाकर बोला, कमीने इतनी सी बात में मार क्यों रहा है, वह कर सकता है कॉमेडी कर रहा है तो मुझे हंसी आ रही है, तुझसे कॉमेडी नहीं होती इसलिए तू उससे जलता है। आदित्य भी कबीर का साथ देते हुए बोला, सही कहा तूने, ये जलता है मुझसे क्योंकि यह कॉमेडी नहीं कर सकता। अर्थ उन दोनों को घूरते हुए बोला, हो गया तुम दोनों का स्टैंड अप कॉमेडी, तो अपना मुंह बंद करो। और यह रुद्राक्ष अभी तक क्यों नहीं आया, उसने इमरजेंसी में कॉल रख दिया था, सब कुछ ठीक तो होगा ना। कबीर तकिए में अपना मुंह घुसाकर बोला, मुझे नहीं पता, मैं तो आज पूरा दिन ऑपरेशन में ही फंसा हुआ था, मेरी किसी से बात नहीं हुई है। आदित्य स्ट्रेस बॉल से खेलते हुए बोला, मुझे नहीं लगता कि कुछ बुरा हुआ होगा क्योंकि भाई और भाभी दोनों किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं। अर्थ कंफ्यूजन में बोला, भाभी मतलब कौन? आदित्य उसे घूरते हुए बोला, एक ही लड़की तो है जो मेरे भाई को पसंद आई है, तो वही होगी ना मेरी भाभी ख्वाहिश, क्यूटी और कौन? अर्थ उसकी बातों को इग्नोर करके बोला, ख्वाहिश ऑफिस में क्या कर रही थी? आदित्य एक मुस्कान के साथ बोला, भाई ने भाभी को अपने पर्सनल असिस्टेंट बना लिया कभी। कबीर अपना मुंह तकिए से निकाल कर बोला, क्या वो लड़का उस बच्ची से इतना ऑब्सेस्ड हो चुका है कि वह अब उसे अपने साथ हो ऑफिस भी ले जाने लगा है? उसकी बात पर आदित्य अपना सर हाँ में हिला देता है, वह भी एक मुस्कान के साथ। उसके इस रिएक्शन पर अर्थ और कबीर दोनों अपना सर निराशा से हिला देते हैं। अर्थ रुद्राक्ष को कॉल करता है पर रुद्राक्ष का कॉल रिसीव नहीं करता। कबीर बोला, रहने दे भाई, बिजी होगा अपनी बीवी के साथ, वो हमारी तरह सिंगल नहीं है अब, वैसे वो तो पहले भी बिजी ही था। तू बता तेरे साथ ये ट्रेजेडी कैसे हो गई? अर्थ को फिर से अपनी दुख भरी दास्तां याद आ जाती है तो वह रोते हुए सारी बातें बताने लगता है कि आरुषि की शादी तय हो गई है, वह बता रहा था और आदित्य और कबीर को हंसी आ रही थी। वह तीनों आपस में लड़ाई अभी करते जा रहे थे। रुद्राक्ष ख्वाहिश को घर ले आया था, उसे फ्रेश करके बेड पर सुला दिया था। वह जैसे ही ख्वाहिश को सुलाकर दूसरी तरफ जाने लगता है तो ख्वाहिश उसके हाथ को पकड़कर रोक कर बोली, प्लीज कहीं मत जाइए, यही रहिए मेरे साथ।
रुद्राक्ष जो खिड़कियां बंद करने जा रहा था वह ख्वाहिश की बात सुनकर वहीं रुक जाता है और उसके बाजू में लेट जाता है। ख्वाहिश अपना हाथ उसके सीने पे रखकर बोली, हमें बहुत तकलीफ हो रही है, हमारी मदद करें। रुद्राक्ष उसकी बात समझा नहीं था। ख्वाहिश उसके होठों के करीब जाकर बोली, आपने कल जो किया था वह करिए, हमारे जिस्म से उस इंसान की हर एक छुअन मिटा दीजिए, हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, हमें लग रहा है जैसे हमारा दम घुट रहा है। रुद्राक्ष उसके गाल को सहलाकर बोला, आयुष्यो। ख्वाहिश अपना सर हाँ में हिला देती है, उसकी आंखों से कुछ आंसू गिर गए थे। रुद्राक्ष धीरे धीरे ख्वाहिश के होठों पर किस करने लगता है। इस बार ख्वाहिश भी उसका साथ दे रही थी, जो रुद्राक्ष को काफी अच्छा लग रहा था। वह धीरे धीरे ख्वाहिश की ड्रेस रिमूव करने लगता है और कुछ ही पलों में रुद्राक्ष और ख्वाहिश के कपड़े बेड के नीचे चारों तरफ फैले हुए थे। रुद्राक्ष जहां पर उन लड़कों ने छुआ था उन सारी जगह पर काफी जेंटल किस कर रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश के सीने पर किस करते हुए नीचे की तरफ बढ़ रहा था। ख्वाहिश के हाथ रुद्राक्ष के बालों को सहला रहे थे और उसके मुंह से आहें निकल रही थी। आज रुद्राक्ष पहली बार ख्वाहिश के साथ बहुत जेंटली प्यार कर रहा था, जैसे ख्वाहिश को अच्छा महसूस हो रहा था और ख्वाहिश पहली बार रुद्राक्ष का साथ दे रही थी, जो रुद्राक्ष को काफी रिलीफ महसूस करा रहा था। रुद्राक्ष ख्वाहिश को अपने प्यार में मदहोश होने के लिए मजबूर कर देता है। अगली सुबह के 4 बजे बज रहे थे। ख्वाहिश गहरी नींद में थी। रुद्राक्ष ने जानबूझकर उसे लेट सोने दिया था ताकि सुबह उसकी नींद न खुले। रुद्राक्ष ख्वाहिश के माथे पर किस करके बेड से उतर जाता है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर आता है। उसने कपड़े चेंज कर लिए थे, एक ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई थी। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। इस लुक में उसके बाल अभी भी काफी मैसी थे। वो ड्रॉवर में से एक ब्लैक कलर का मास्क निकलता है और उसे अपनी जेब में रख देता है। उसने ख्वाहिश को अपनी टी शर्ट पहना दी थी और उसके माथे पर किस करके वहां से निकल जाता है। टॉर्चर रूम। रुद्राक्ष वहां पर किसी राजा की तरह चेयर पर बैठा हुआ था। उसके सामने वो 2 लड़के थे जिन्हें जंजीरों से बांध दिया गया था और उनके ऊपर खोलता हुआ गर्म पानी डाला जा रहा था। उन दोनों की चीखें वहां पर गूंज रही थी। दोनों की हालत बहुत खराब थी, उन्हें बहुत बुरी तरह से मारा गया था। उनके शरीर में जगह जगह से खून निकल रहा था और कहीं पर जलने के निशान भी थे। वो लोग रोते हुए बोले, हमें माफ कर दीजिए सर, हम आज के बाद कभी ऐसा बिहेव नहीं करेंगे किसी लड़की के साथ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रुद्राक्ष एक डरावनी हंसी हंसने लगता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वहां पर खड़े गॉड्स भी डर गए थे। वह दोनों डरी हुई नजरों से रुद्राक्ष को देखने लगे थे। रुद्राक्ष एकदम से हंसना बंद करके अपनी डरावनी भरी आवाज में बोला, तुम लोगों को मैंने मीटिंग रूम में भी वार्न किया था अपनी नजरों से कि उस लड़की को देखने की हिम्मत भी मत करना, फिर भी तुम नहीं समझे और तुमने उस लड़की के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। वह लड़की कोई आम लड़की नहीं है, वह रुद्राक्ष सिंह शेखावत की स्वीट हार्ट है। उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। रुद्राक्ष वहां रखा छोटे छोटे शार्प नाइफ से बना हुआ बेल्ट उठा लेता है और उन दोनों को बुरी तरह से मारने लगता है। उन दोनों की दर्दनाक चीखें उस रूम में गूंज रही थी। कुछ देर तक मारने के बाद रुद्राक्ष उन्हें छोड़ता है और उन लोगों की तरफ देखा है। उन दोनों के शरीर से मांस पर बाहर आ चुका था और फर्श पर खून की छींटे पड़े हुए थे। उनके कपड़े भी फट चुके थे। उन दोनों की हालत बहुत बुरी थी। वह लोगों की सांस भी धीमी पड़ चुकी थी। रुद्राक्ष अपने गार्ड को इशारा करता है तो वो उन लड़कों के ऊपर मिट्टी का तेल डालने लगता है। रुद्राक्ष सिगरेट के कश ले रहा था। वो एक लंबा कश लेते हुए लाइटर जलाकर उन लड़कों के ऊपर फेंक देता है, जिससे कुछ ही पल में उन दोनों को आग ने जलाकर राख कर दिया था और उनकी भयानक चीखें रुद्राक्ष के कानों को सुकून पहुंचा रही थी। उसके फेस पर एक डेविल स्माइल थी और वो किसी शैतान के जैसे हंसने लगता है। क्या लगता है आपको, रुद्राक्ष ने उन दोनों लड़कों के साथ सही किया या गलत? क्या ख्वाहिश और रुद्राक्ष को एक दूसरे से प्यार हो रहा है? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। बाय।